नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम लेकर आए हैं आप तक न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। मैं हूं आपका होस्ट मेघनाद। अतुल अभी उत्तर प्रदेश के दौरे में लगे हुए हैं, तो वो हमें आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं हमारे को होस्ट शार्दुल। हाय शार्दुल। हाय। हमें लगा कि इस बार की चर्चा हम चुनाव के इर्द गिर्द ही रखेंगे, और हमारे जो आज गेस्ट है वो एक्चुअली में गेस्ट नहीं है, वो मेरे कॉलीग्स हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बसंत, अश्विन और प्रतीक। हेलो सब लोगों को। हेलो 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 हेलो, नमस्कार। नमस्ते। तो इन लोगों को लेके आने का एक बहुत बड़ा मकसद है। बसंत उत्तर प्रदेश घूम कर आए हैं, घूम रहे हैं अभी भी। अश्विन पंजाब घूम कर आए हैं, और प्रतीक ने गोवा का कवरेज किया है। और मैं भी थोड़ा बहुत उत्तराखंड के बारे में बता दूंगा आपको। तो इस चर्चा का मकसद यही है कि हम बात करें कि ये 4 स्टेट्स में क्या क्या मुद्दे उठ रहे हैं और इलेक्शंस का जनरल माहौल क्या है। और बट चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बुधवार, जो कि 23 तारीख है, 23 फरवरी 12:30 बजे। और हेडलाइंस हमको देंगे भविष्य के शार्दुल, क्योंकि वो फ्राइडे को हेडलाइंस रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो सुनिए हेडलाइंस फ्राइडे के। थैंक यू मेघनाथ। इस हफ्ते की खास खबरों में सीबीआई ने शुक्रवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई के पूर्व अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम को उनके चेन्नई के घर से गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी 2018 के कोलोकेशन मामले के अंतर्गत हुई है, जिसमें कुछ लोगों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग एल्गोरिदम प्लेटफॉर्म की नाजायज फायदा उठाने के लिए उसकी एक्सेस मुहैया कराई गई थी। सुब्रमण्यम और एनएससी की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णन हाल ही में खबरों में भी रहे थे, जब सेबी ने यह बताया था कि चित्रा ने स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े निर्णय किसी कोट अनकोट बाबा के कहने पर लिए थे। बुधवार को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के चौथे चरण का मतदान भी पूरा हो गया। चुनाव आयोग के मुताबिक चौथे चरण के सभी क्षेत्रों में मतदान का कुल औसत 60% रहा। इसके साथ पांचवें और आगे के फेजेस के लिए भी चुनाव प्रचार सभी ने शुरू कर दिया है। एक बड़ी खबर में पिछले कुछ समय से असमंजस की स्थिति बने रहने के बाद इस हफ्ते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन के कई इलाकों में रूस की फौजें और बमबारी देखी जा सकती है, और यूक्रेन का हवाई क्षेत्र भी लगभग बंद हो चुका है। पूरे विश्व के राजनेताओं, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और भारत समेत संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने भी पुतिन के इस कदम की जितनी हो सके भर्त्सना की है। लगभग सभी देशों ने अपने राजदूतों और उनके परिवारों और नागरिकों को यूक्रेन से निकलने की इंस्ट्रक्शंस पहले ही दे दी थी, लेकिन कई और देशों के साथ साथ लगभग 18 से 20 हजार भारतीय भी इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। खबरों में ऐसा भी बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से बात की और उन्हें ये कार्यवाही रोकने के लिए कहा। दोनों के बीच आपसी सामरिक मामलों को लेकर कुछ और भी बातें हुई। प्रेस ब्रीफिंग अभी इतना ही बताती है और जानकारी बाद में शायद बाहर आ जाए। यूक्रेन से जुड़ी हुई खबरों में ही रूस की सेनाओं ने 80 के दशक में क्षतिग्रस्त न्यूक्लियर प्लांट जो चेरनोबिल में स्थित है उसको अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेनियन राष्ट्रपति के ऑफिस के एडवाइजर ने कहा कि इस समय चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट सुरक्षित है या नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रशिया के हमले के बाद वहां पर इस समय उनका अधिकार हो गया है। उन्होंने इसको यूरोप में मौजूद सबसे बड़े खतरों में से एक भी बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके साथ बाकी पश्चिमी देशों ने रशिया और वहां के बड़े उद्योगों, उद्योगपतियों और उनसे जुड़े बाकी लोगों पर भी कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने का निश्चय किया है। ये प्रतिबंध अभी लगाए नहीं गए हैं, लेकिन बिजनेस मामलों से जुड़े खाते
यूरोप में और अमेरिका में फ्रीज किए जा चुके हैं। बाइडेन का कहना है कि पुतिन ने इस लड़ाई को शुरू किया और इसका खमियाजा पूरे रूस को भुगतना पड़ेगा। अदालत से जुड़ी हुई एक और खबर में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच को कहा कि बैंकों को भागे हुए व्यापारी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से करीब 18,000 करोड़ रुपए वापस मिल गए हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी बाकी देशों में वैसी ही एजेंसियों की तुलना में बहुत ही अक्षम तरीके से काम करती है। उन्होंने बताया कि पिछले 20 साल में कुल 4,700 मामले जिनकी ईडी ने जांच की, उनमें से केवल 313 लोग ही गिरफ्तार हो पाए हैं। उन्होंने अदालत को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ केवल नॉन कोअर्सिव एक्शंस होने के कारण लगभग 67,000 करोड़ रुपए इस तरह के मामलों में लटके पड़े हैं और वो उनकी वसूली नहीं की जा रही है। मुंबई से ही एक और खबर में ईडी ने अदालत के समक्ष दावा किया था कि एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक आतंकवादी गतिविधियों की फंडिंग इकट्ठा करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। अदालत ने उन्हें 3 मार्च तक अब ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने अपने आवेदन में दावा किया है कि नवाब मलिक ने कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के लिए फंड को इकट्ठा करने में सक्रिय रूप से मदद की थी। और एजेंसी ने नवाब मलिक के ऊपर इसमें मुख्य साजिशकर्ता होने और पूरे मामले से लाभ उठाने का आरोप भी लगाया है। एनसीपी, शिवसेना और विपक्ष के बाकी लोगों ने भी इसके लिए भाजपा सरकार की भर्त्सना की है कि वो सत्ता का दुरुपयोग विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन एजेंसी का कहना है कि उनके पास पुख्ता रूप से सबूत हैं। ये मामला अभी भी चल रहा है। शुक्रिया भविष्य के शार्दुल। इस एक चीज और, मेघनाथ हमेशा की तरह बहुत नम्रता से पेश आ रहे हैं। मेघनाथ गोवा में भी रिपोर्टिंग के लिए गए थे ऑन ग्राउंड मनीषा और अतुल के साथ, और उत्तराखंड में भी उन्होंने अच्छे से करी है, वो केवल घूम कर नहीं आए हैं। तो मेघनाथ भी हमें ज्ञान देंगे दोनों जगह का। हाँ, मतलब पैराशूट रिपोर्टिंग किया तो मैं तो सोचता हूँ कि घूम के ही आए थोड़ा बहुत, मतलब घूमना ही बोलते हैं उसको एक हद तक रिपोर्टिंग बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी जब आप एक हफ्ता गुजारते हो वहां पे वर्सेस अगर कोई वहां पर ग्राउंडेड रिपोर्टर्स होंगे, वो महीने गुजार रहे होंगे, उनको ऑब्वियसली ज्यादा नॉलेज होगा वो इसका। इसलिए थोड़ा सा एक्चुअली शुरुआत में ही शार्दुल हम एक इंटरनेशनल खबर के बारे में एक छोटी सी एक चर्चा कर लेते हैं, और अगर मेरे कॉलीग्स को भी अगर उसमें कोई टिप्पणी देनी है तो जरूर दीजिए। रशिया और यूक्रेन के मामले के बारे में, तो अभी तो हम वेडनेसडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये तो एस्केलेट होगा। शार्दुल थोड़ा सा जल्दी से बता दे हमारे श्रोताओं को कि क्या हो रहा है। जी, तो देखिए, कल तक खबर ये थी कि रशिया ये क्लेम कर रहा था, ये दावा कर रहा था कि उसने अपने सैनिक यूक्रेन की सीमा से युद्ध अभ्यास के बाद हटा लिए। लेकिन कल रात से खबर आई है कि रशिया में, रूस में पार्लियामेंट ने पुतिन को देश के बाहर सैन्य शक्ति इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है। और सैटेलाइट फोटोज आए हैं जहां पर फील्ड हॉस्पिटल सेटअप हो रहे हैं पश्चिमी रूस में, यूक्रेन के बॉर्डर पर। यूक्रेन की सीमा से ये बस 20 किलोमीटर दूर है मिलिट्री के फील्ड हॉस्पिटल्स। उनके सेना की मूवमेंट दिखाई दे रही है। जो हैवी मशीन ले जाने वाले वाहन होते हैं जिसमें टैंक और आर्टिलरी और ये सब जाता है, वो उनका भी मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग सारे देशों ने वहां से अपने दूतावासों से परिवारों को और कर्मचारियों को लौटने की हिदायतें दे दी है। भारत के कीव में जो दूतावास है उसने भी कई स्पेशल फ्लाइट्स चलाई हैं वहां पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी अपडेट भी आनी जारी हैं। सिचुएशन अभी चल रही है, तो ये लगातार डेवलप होगी, लेकिन ये अच्छा संकेत नहीं है विश्व की शांति के लिए। और एक्चुअली इसके अलावा बहुत सारे सैंक्शंस की भी न्यूज आ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ने और यूरोप ने काफी रशिया के खिलाफ सैंक्शंस कर दिए। यूनाइटेड किंगडम्स में आई थिंक
वहाँ के कुछ रईस जो रूसी लोग वहां पर यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, उनके तो एसेट्स भी फ्रीज करने की बात हो रही है। हाँ। तो एक सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर भी बनता जा रहा है। नेटो के फोर्सेस आई थिंक पहुंच गए ना वहां पे, हाँ। यूक्रेन के आसपास। तो अगर हम ये इशू को देखें, रशिया पे सैंक्शंस पिछले 4-5 साल से तो अच्छे से लागू हैं, लेकिन इस समय उनके लिटरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्रीज करने की बात हो गई। उनको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन रशिया काफी समय से इससे चीन के साथ डील कर रहा है, क्योंकि रशिया एक गैस और पेट्रोलियम का बड़ा एक्सपोर्टर है और उनकी डायरेक्ट पाइपलाइन है चीन में। ये सिचुएशन और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है, क्योंकि नेटो अमेरिका के नेतृत्व का मिलिट्री अलायंस है और वो बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पे आके बैठना चाहता है, जो मेन इस झगड़े की वजह है। रशिया ये कह रहा है, यूक्रेन जो पहले पुराने सोवियत संघ यूएसएसआर का पार्ट था, कि आप हमारे बॉर्डर पे अमेरिका की और ये सब फोर्सेस को लाकर नहीं बैठा सकते। उनकी सिक्योरिटी का इशू है और नेटो का पार्ट बनना चाहते हैं यूक्रेन के कुछ लोग, और नेटो भी उसके फेवर में है। तो ये लड़ाई सामरिक है और इसमें आप केवल, एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में, बाकी जब इशू डिस्कस होगा आनंद आएंगे और अतुल आएंगे तब, लेकिन ये सिचुएशन केवल एक साइड की गलती है ऐसा नहीं। वो तो हमेशा इंटरनेशनल अफेयर्स में अगर आप देखोगे तो फिर एक साइड की गलती तो बोल ही नहीं सकते। ऑब्वियसली सबके रीजंस होते हैं एक हाथ कंट्री को इन्वेड करने के या कोट अनकोट फ्रीडम देने के लिए। तो अमेरिकी साम्राज्यवाद और पुतिन की तानाशाही के बीच में ये हितों का टकराव है और मोस्टली रिसोर्स कंट्रोल का ही मामला आता है। जो भी आप बोलोगे, रेयर रिसोर्सेस या फिर लैंड कंट्रोल करने की बात आती है, तो उसमें ही इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े से पेचीदा हो जाते हैं। तो एक्चुअली हम ये बाद में एक थोड़ी सी इस पे लंबी चर्चा करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं और शार्दुल है यहाँ पे और हम कोई एक्सपर्ट्स तो है नहीं, लेकिन हम एक आपके लिए इंटरनेशनल अफेयर्स के कोई एक्सपर्ट लेकर आएंगे फ्यूचर एपिसोड में। अभी हम अंदरूनी बातों के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में चौथे फेज की इलेक्शंस अभी चालू है। बसंत, आप अभी कहाँ पर हो? मैं अभी लौट आया हूँ। अच्छा, 2 दिन पहले ही लौटा था। अच्छा, तो आपने जब इंट्रो लिया तो बोलने वाला था कि मैं 3 फेज का चुनाव कवर किया। बुंदेलखंड में 3rd फेज का चुनाव था 20 को, उसके बाद मैं लौट आया हूँ। अच्छा, आपने वहां पर क्या क्या स्टोरीज किए? 3 बड़े स्टोरीज जो आपने किए आपके हिसाब से? नहीं, रिपोर्टर के हिसाब से तो उसकी हर स्टोरी बड़ी होती है। ये भी सही है। लेकिन जो मतलब हाल फिलहाल में जो मैंने की है कि एक तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ये दावा किया था कि बुंदेलखंड में घर घर पे उन्होंने पानी पहुंचा दिया भाजपा सरकार ने। ये हकीकत नहीं है और हकीकत ग्राउंड पे भी नहीं मिला। और जो भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है, लोकसभा में इसको लेकर अगस्त 2021 में सवाल पूछा गया था और सरकार ने जो आंकड़े पेश किए उत्तर प्रदेश को लेकर कि सिर्फ 12% परिवारों तक ही उत्तर प्रदेश में पानी पहुंच पाया है, 89% लोगों के घर पे नल जल योजना से पानी नहीं पहुंचा है। और बुंदेलखंड में ये स्थिति, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं, झांसी, जालौन, महोबा, ललितपुर और हमीरपुर और चित्रकूट। तो इन जिलों में भी स्थिति 89-85%, मतलब 89 के ऊपर ही घरों में नल जल योजना से पानी नहीं पहुंचा है। और फिर हमने डॉक्यूमेंट और उनके बयान और फिर ग्राउंड रियलिटी, लोग कैसे 2-2 किलोमीटर पानी भरने जाते हैं, पुरुष सड़क किनारे जो पानी का नल है वहां से पानी भर के वहां नहाते हैं, महिलाओं के लिए पानी भर के लाते हैं। और हम उस टाइम में गए थे जब विंटर है, थोड़ा बहुत अभी ठंडी का समय है। वहां के स्थानीय लोगों ने हमें कहा कि आप तो गर्मी में आइए, गर्मी में जो नल है वो सूख जाता है और फिर हमें पानी लेने के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा, 3 किलोमीटर दूर बाइक से जाना पड़ता है। तो बुंदेलखंड में पानी की समस्या लंबे समय से रही है, लेकिन सरकार चुनाव के समय में ऐसे ऐसे दावे किए जाते हैं जो जमीन पे नहीं, हकीकत कुछ और होता है। मतलब हर घर पानी पहुंचाने का जो उनका जो स्कीम है, जी, नल जल योजना, उसको हमने बताया कि नहीं, उप मुख्यमंत्री जो दावा कर रहे हैं, सिर्फ उप मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, पूरी भाजपा कर रही है यूपी में कि हमने पहुंचा दिया। ऐसे ही दूरदर्शन ने मतलब मेन जैसे झांसी में चुनाव था उससे 3-4 दिन पहले योगी आदित्यनाथ झांसी में रुके थे, आज तक ने और दूरदर्शन सबने वहां से उनका वो किया, इंटरव्यू किया। तो
उसमें मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि उनके कार्यकाल में 17 से 22 के बीच एक भी किसान ने आर्थिक तंगी या खाद की कमी कारण आत्महत्या नहीं किया। पारिवारिक वजह हो सकती है, व्यक्तिगत वजह हो सकती है। तो मैं उस वक्त बुंदेलखंड में ही था, तो महोबा जिले से और ललितपुर जिले से, ललितपुर बॉर्डर है और महोबा भी बॉर्डर है, ललितपुर के बाद ग्वालियर और मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है। वहां से हमने इस पे एक स्टोरी की कि मुख्यमंत्री का जो दावा है कि आर्थिक तंगी या खाद की कमी कारण, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि पिछले साल उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, पूरे भारत में किसानों ने खाद की कमी के कारण काफी परेशानी हुई थी। लोग लाइन में खड़े खड़े, क्योंकि विंटर का टाइम था और ठंडी में लोग लाइन में लगते थे और लोगों की मौत हो गई थी। तो बुंदेलखंड के ललितपुर में 6 से ज्यादा किसानों ने खाद की कमी के कारण, क्योंकि देखिए बुंदेलखंड में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो बुंदेलखंड सूखाग्रस्त इलाका है, वहां पानी की स्थिति ठीक नहीं है। तो हुआ ये कि खेत में बारिश उस समय बहुत तेज हो गई, अक्टूबर के में, और किसानों ने ये सोचा कि बारिश हो गई अब, तो खेत में हाल बोलते हैं जो, मतलब थोड़ा खेत गीला हो गया, तो जुताई करके बो देंगे तो हमें पानी का पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पानी नलकूप से दूर से लाना, पैसे काफी खर्च होते हैं। खाद की मारामारी हुई और फिर खाद नहीं मिला तो कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो हम ललितपुर में ऐसे 3 किसानों से, आपने बोला 6 किसानों ने? हाँ, 6 किसानों ने आत्महत्या कर ली, 6 से ज्यादा। तो हम उसमें से 3 किसान परिवारों से मिले और उनकी शिकायत में, 2 में तो शिकायत में खाद की कमी का जिक्र भी है, लेकिन जो पुलिस को शिकायत दी जाती है, लेकिन उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। ऐसे ही हम महोबा में एक परिवार से मिले जो उन्होंने फसल की बुआई कर दी थी और प्राकृतिक आपदा बुंदेलखंड में किसानों को बहुत परेशान करती है, ठीक है। तो उनका फसल बर्बाद हो गया और वो खेत बटाई पर लेके बो देते। बटाई मीन्स ये है कि किराए पे खेत लेना, कि साल भर का तुम्हारा 1 एकड़ का 3500 रुपए देंगे और जो भी उपज होगी वो मेरी, जो भी लागत लगेगी वो मेरी होगी। तो वो पहले पैसा दे देना होता है, फिर खाद पानी का पैसा दे देना। तो वो बुआई कर चुके थे, बारिश हुई और फसल चौपट हो गई दलहन की, तो वो उन्होंने आत्महत्या कर ली, उनकी 26 साल है। तो हमने वहां से एक रिपोर्ट किया कि नहीं, मुख्यमंत्री जो दावा कर रहे हैं झांसी, उसके 2 बगल के जिलों से हमने ये फैक्ट लाए हैं कि ललितपुर और महोबा दोनों झांसी का बॉर्डर है, कि आप यहाँ बगल में बैठ के आप एक गलत तथ्य रख रहे हैं कि किसानों ने आत्महत्या नहीं की है। हाँ बसंत, आपकी रिपोर्ट से रिलेटेड श्रोताओं के लिए एक, जो आपने पानी की कमी वाली बात की, तो जो पानी की कमी रहती है, क्या उसमें, क्योंकि वो सूखाग्रस्त इलाका है, भूजल स्तर का भी कुछ उल्लेख है, कुछ मेंशन है कि भूजल स्तर नीचे जा रहा है, इस वजह से पानी की प्रॉब्लम है, या केवल मौसमी कमियों की वजह से है? मेरी रिपोर्ट में तो मतलब आप एक चुनाव के समय एक और रिपोर्टर्स के साथ परेशानी होती है कि आप उतना इन डेप्थ नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास समय कम होता है, आप यात्राएं कर रहे हैं। जब हम लोग नॉर्मल वक्त में, जब सब कुछ शांत रहता है, तो हम पूरे डेप्थ में जाते हैं, क्या वजह है। हमने उस स्टोरी में बस एक फैक्ट चेक किया एक तरीके से कि उप मुख्यमंत्री का ये दावा है, भाजपा का ये दावा है, सरकारी डेटा ये कहते हैं और ग्राउंड की रियलिटी ये है। सरकारी डेटा, भारत सरकार का ही डेटा, जल शक्ति मंत्रालय का ही डेटा, और ग्राउंड रियलिटी ये कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री जो दावा कर रहे हैं वो गलत है। हमारी रिपोर्ट में है जी, पानी की समस्याओं के 50 कारण है, क्योंकि बुंदेलखंड में हमें लोगों ने बताया कि पंजाब से ज्यादा नदियां हैं, लेकिन पहाड़ी इलाका है, भूजल स्तर नीचे है और दिन ब दिन नीचे ही चला जा रहा है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो कई कारण है पानी के, और सिर्फ बुंदेलखंड में पानी भूजल स्तर नीचे नहीं जा रहा। हम जिन इलाकों के हम लोग रहने वाले, मैं बिहार का जहाँ का रहने वाला हूँ, पहले 150 फीट पे पानी आ जाता था, 300 फीट जाना पड़ता है साफ पानी और थोड़ा ठंडा पानी के लिए। तो भूजल स्तर तो पूरे भारत का गिर रहा है, जलवायु पर परिवर्तन या 50 कारण है उसके। ये तो उत्तराखंड में भी हमने देखा, एक्चुअली ग्राउंड वाटर लेवल लो हो रहा है। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ प्रतीक तक, क्योंकि प्रतीक गोवा में थोड़ा सा दौरा कर आए हैं। तो प्रतीक, बड़ी स्टोरी क्या है, आपने क्या रिपोर्टिंग की, जल्दी से अगर हमको बता दे। तो देखिए, गोवा का जो, जैसे अभी टीएमसी को लेके गोवा में बहुत बवाल चला था, ठीक है। तो टीएमसी इनिशियली आई थी और टीएमसी का बेसिकली ये बोला गया था कि भाई टीएमसी मतलब काफी जम के कैंपेनिंग मतलब काफी, मतलब जो बोला जाता है कि 500 करोड़ रुपए लगाए उन्होंने, पंप किए।
आईपैक वाले बोलते हैं और ज्यादा। तो आईपैक का बहुत मतलब काफी फ्लॉप शो हुआ एंड में एक्चुअली। उन्होंने मतलब जो जो मेरे को अपने सोर्सेस से पता लगा, वो उनका ये कहना था कि भाई प्रशांत किशोर वाज टू मतलब ओवर कॉन्फिडेंट थे वो। लगा कि गोवा छोटा सा स्टेट है, लेकिन गोवा की पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट है। और उन्होंने इनिशियली किस तरीके से लोगों को टारगेट किया कि मतलब वो हर मतलब 40 गोवा में 40 विधानसभा सीट्स हैं और बहुत छोटी हैं, मतलब 25 से लेके 35,000 तक का हर सीट का मतलब वोटर्स होते हैं इतने, उससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी होती नहीं। तो जनरली लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो ये लोग क्या करते थे आईपैक वाले, ये कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ 5-6 इन्फ्लुएंशियल लोगों को पकड़ते थे, उनसे कांटेक्ट करते थे उनके थ्रू। ठीक है, कैसे उनके नंबर मिलके उनसे कांटेक्ट किया, उसके बाद बात करते थे कि आप टीएमसी में आइए ये हो। थोड़ी देर बाद उनको ये वादे किए जाते थे कि आपको इतने 10 से 15 करोड़ रुपए आपकी कैंपेनिंग में लगा दिए जाएंगे वहां पे। और इस तरीके के वादे कर करा के फिर वो उनके थ्रू, जैसे ममता बनर्जी आ रही है तो वहां पे लोगों को उनके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू वो अपना और नेटवर्क बढ़ाते थे। वो बोलते थे कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमको इंक्लूड करिए, इस तरीके से। अब एंड में क्या करते थे, थोड़े दिन बाद काफी मतलब जितने भी बहुत सारे लोग जिन्होंने टीएमसी ज्वाइन करी और छोड़ दी बाद में, किसी ने 2 महीने बाद, किसी ने 3 महीने बाद, सबका ये है कि भाई बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन हुआ, हम लोग को मतलब बेवकूफ बनाया गया। तो कुल मिला के आईपैक का शो जो है बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है गोवा में। अच्छा। हाँ, तो मतलब वो जो जिस तरीके से ये आए थे ओवर कॉन्फिडेंस में, गोवा का बहुत अलग मुद्दा है। गोवा के लोग कभी, और पहली बात तो वहाँ पे कोई कैडर नहीं है, गोवा के लोग कभी भी भारी पार्टी को प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो वो निस गोयकार बोलते हैं जो मतलब कोंकणी में गोवन अस्मिता है, उसको लेकर काफी ज्यादा चलते हैं। और बीजेपी कांग्रेस अभी जो मुकाबला है बीजेपी कांग्रेस में ही मेन है, हालांकि बीजेपी का बहुत ज्यादा विरोध है। हम भी गोवा में गए थे तो ये एक बहुत ऑब्वियस हो गया था कि टीएमसी ने बहुत पैसा खर्च किया है एडवर्टाइजिंग पे, वहां पे हर जगह होर्डिंग। हाँ, इनिशियली सबको लग रहा था कि टीएमसी कुछ करेगी, और उन्होंने काफी लोग को उसमें ले रखा था। लेकिन ओवर द कुछ समय बाद जब हम लोग पहुंचे तब तक वो पूरा उनका पूरा आईपैक का सीन मतलब जो है वो दिखते नजर में आने लग गया था। और दूसरा गोवा में जैसा जो स्टोरीज तो हमने करी हैं, वो एक आपने एक पार्टी का भी इंटरव्यू किया ना, वो वहाँ पे एक रेवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी है जो हाल ही में मतलब नवंबर में वो पार्टी रजिस्टर हुई। पिछले 5 बेसिकली एनजीओ था जो पिछले 5 साल से काम कर रहा था गोवा के लोकल इश्यूज में। तो वो लोग का बहुत तगड़ा मतलब, मे बी वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उनको काफी यंगस्टर्स बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब वो बहुत ज्यादा उनको उनकी जो 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 मतलब जैसे पीपल ऑफ गोवन ओरिजिन जो मतलब जिसकी वो बात करते हैं 1961 के पहले हुए, तो ऐसे बहुत सारे गोवंस हैं जो विदेशों में भी रहते हैं, जिन्होंने पोर्चुगल का सिटीजनशिप लेके बाद में यूके सेटल हो गए, तो वो लोग भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहां से भी उनको मतलब बहुत कम समय में ये बहुत ज्यादा उभर के आए और तगड़ा सपोर्ट है उनको। सीट ना जीत पाए लेकिन बहुत सारे वोट्स मतलब ये करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 1-2 सीट भी, अगर 1-2 सीट भी जीत के आ जाते हैं वो भी बहुत बड़ी बात होगी। मुझे मुझे प्रतीक सर वाली वो स्टोरी काफी पसंद आई जो गोवा को लेकर। मैं आज तक गोवा नहीं गया, तो मेरे मन में यही रहता है कि वो बीच और बीच के किनारे वो बैठ के टेबल लगा हो, बियर और सूरज डूब रहा हो। लेकिन जब हमने वो स्टोरी देखी कि कैसे गोवा में ऐसे गांव हैं, मतलब एक छोटा सा राज्य है और आबादी बिहार यूपी के किसी एक जिले के बराबर होगी, ठीक से 1-2 जिले हों अगर जोड़ दिया जाए तो। और वहाँ सड़कें नहीं है, और बच्चों को 15 किलोमीटर कई किलोमीटर दूर ऊपर जाके इंटरनेट लेके डाउनलोड करना पड़ता है और वही फिर तो आना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गोवा का मतलब जैसे वही अपन जैसा आपने बताया पसंद है कि भाई मतलब लगता है कि ये सिचुएशन है गोवा का, पार्टी प्लेसेस ये, तो ऐसा नहीं है। और गोवा का इंटीरियर बहुत अलग है, काफी खूबसूरत है। और ये जो सब गांव है, 1-2 गांव है जो काफी वाकई पिछड़े हुए, बहुत ही ज्यादा पिछड़े हैं। और एक्चुअली ये बहुत सही चीज कही बसंत आपने कि हम भी गए थे। तो अगर आप हमारे YouTube के कमेंट्स देखोगे, हम पहले गोवा में ही गए थे, मतलब जो अनदर इलेक्शन शो में अतुल, मनीषा, परीक्षित और लिपि, हम 5 गए थे वहां पे। तो सबसे पहले वही आता था मतलब कमेंट कि अरे घूमने चले गए, अरे मस्ती कर रहे हो वहां पे जाके एक्सेट्रा। लेकिन मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो गया था कि मैंने 4 दिन तक बीच नहीं देखा गोवा जाके क्योंकि हम मोस्टली वो इंटीरियर्स के कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर कर रहे थे। वहां पर बहुत प्रॉब्लम्स है गोवा में, उसके बारे में हम थोड़ा सा और भी बात कर सकते हैं, बट मैं अश्विन को यहाँ पर लाना चाहूंगा। अश्विन, पंजाब में क्या हाल है, क्या स्टोरीज आप बताना चाहोगे श्रोताओं को?
तो पंजाब में मैं और आयुष गए थे, करीब हम लोग 12 दिन वहां रहे, 12-13 दिन। तो जो मेन वहां पे हमने देखा कि दलित पॉलिटिक्स की काफी बात की जाती है पंजाब में। तो हम लोगों ने एक स्टोरी की थी दलित को लेकर, दलित पॉलिटिक्स क्या है, वोटिंग बिहेवियर क्या है दलितों का इस बार, और क्या मुद्दे हैं उनको, और किस पार्टी को वोट करेंगे। तो एक वो स्टोरी थी। दूसरा हमने एक स्टोरी की थी चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र, जो सीएम चन्नी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां से वो 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार से विधायक है और चौथी बार फिर से लड़ रहे हैं। वहाँ बेसिकली सैंड माइनिंग का भी एक इशू है, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी सैंड माइनिंग होती है। और उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी से बगल से ही नवा शहर का इलाका और रोपड़ का इलाका निकलता है, जहाँ पे पूरा माइनिंग का बेल्ट है। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी और उनका खुद का परिवार और वो लोग खुद भी, एलिगेशन है उनपे कि ये माइनिंग में जुड़े हुए हैं। हालांकि बाद में रोपड़ एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया था। लेकिन एक बात है जो थ्रू आउट द स्टेट हमें अलग अलग जगह पे जाने पे पता चला, कि लोगों के मुद्दे खासकर थे इस बार बेरोजगारी और नशा। और बहुत बड़े मुद्दे उनके पास नहीं थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि बदलाव होना। उनका ये कहना था कि हमने अकालियों का भी देख लिया, कांग्रेस का भी देख लिया, अब हम किसी और को मौका देते हैं। हमने पूछा क्यों मौका देना चाहते हैं, अगर बेरोजगारी का इशू है तो बेरोजगारी तो देश भर में है, सिर्फ पंजाब की बात नहीं है। तो उनका कहना था कि देखिए, हमने मौका 15 साल इनको भी दिया, 75 साल से ये लोग राज कर रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं हमारे प्रदेश का विकास। तो क्यों ना हम एक ऐसी पार्टी को मौका दे जो बाहर से आए, जिसने दिल्ली में अच्छा काम किया, तो मौका देते हैं। एक तो बात और, आपकी हवा चल रही है वहां पे? हाँ बहुत ज्यादा हवा चल रही है। अब मतलब हमको सोशल मीडिया बहुत गालियां भी पड़ी है। लोग बहुत गालियां दे रहे हैं कि आप इसका कर रहे हैं प्रमोशन, उसका कर रहे हैं प्रमोशन। लेकिन जो ग्राउंड पे रियलिटी थी, हमने वही दिखाया। और वहां पे रियलिटी में ये सच है कि लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। उनके पास मुद्दे भले ही नहीं हो। हम यूथ से बात की वहां, तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन में नंबर 1 है पंजाब पूरे देश में। सेंट्रल गवर्नमेंट की रैंकिंग होती है, उसमें पंजाब नंबर 1 है। हायर एजुकेशन पे बात की जाए तो वहाँ सरकारी कॉलेजेस अच्छे हैं, वहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। तो यूथ का कहना था कि स्कूल भी अच्छा है हमारे यहाँ, एजुकेशन भी अच्छा है, लेकिन हमें बदलाव चाहिए। मतलब आप, मुद्दे नहीं है उनके पास कुछ खास कि किस लिए बदलाव चाहिए। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिलती है अकाली के समय से, तो कोई बीजेपी का फ्री बीस वाला वहाँ मुद्दा नहीं है। पानी वहाँ पे फ्री पहले से मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी किसानों का बिल पहले से माफ है। तो ये जो फ्री बीज जो दिल्ली में मिल रहा है वो वहां पे चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग चाहते हैं हमें बदलाव। तो एक तरीके से कहें तो मुद्दे नहीं है, लेकिन हाँ नई पार्टी को मौका देना चाहते हैं, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। मुद्दे तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इस पे। मुद्दे है, मेन मुद्दा जो हमने भी यूनिवर्सिटी, हम पंजाबी यूनिवर्सिटी में गए थे पटियाला में, और आप हमारा कन्वर्सेशन देख भी सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो हमने स्टूडेंट से बात की। मोस्टली आई थिंक एक ही मुद्दा है, जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, और माइग्रेशन का भी बहुत बड़ा इशू है कि सब छोड़ के जा रहे हैं, देश छोड़ के जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं आईलेट्स देके। तो ये एक आई थिंक एक जस्ट जनरल मुद्दा था एक्चुअली। पंजाब ही नहीं पर उत्तराखंड में, गोवा में, जहां भी जाओ यही मुद्दा था कि जॉब्स नहीं मिल रहे। एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा तो काफी बड़ा है। और जहां अभी ये आपकी बात करी ना अश्विन ने, तो मैं आपके बारे में बताना चाहता हूँ कि मे भी सबको लगता है बहुत क्लीन पार्टी है, जो भी है मतलब। पर आप एक अलग तरीके का प्रजाति है, मतलब आप, मतलब गोवा में जो आप मैं उनका सिचुएशन बताता हूँ। पहली बात तो अभी वहां का जो मीडिया है उसको आप और टीएमसी ने मतलब ऑलमोस्ट इतनी बुरी तरीके से ये कर रखा है कि मतलब दबा के, वो पूरा उनकी पूरी, जैसे टीएमसी आईपैक लेके आई है वैसी इनकी एक पूरी अलग टीम है, ठीक है। जो, और देखिए ये जो और जैसे कि ये वादे 3,000 अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता और ये और तमाम चीजें, अगर अपन 10 मतलब 8 5-7 लोग भी अगर अपन पकड़ के चल लें कि अगर वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है और आप उनको हर महीने 3,000 या 5,000 जो भी आप इस तरीके भत्ते की बात करेंगे, तो वो 210 करोड़ वर्ग में चले जाएगा हर महीने के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये सब जो इस तरह आप वहां पहुंच के कर रही, तो उन्होंने एक तरीके से पूरा मीडिया को हाईजैक कर रखा है। और वाकई वहां पे मतलब जो रिपोर्ट्स आती भी हैं तो वो उनसे कंसल्टेशन में या इस तरीके के, जैसे ये बहुत सारे अखबार है वहां पे, वो हेराल्ड है या नवन टाइम्स है, ये सब, तो उन्होंने बहुत तबीयत से, जो बेसिकली बीजेपी दूसरे स्टेट्स में करती है वहां पे भी करती है, लेकिन आप वगैरह भी यही जो आप मतलब बोलते ना कि बहुत हम ये है और वो है, हम तुर्रम खां हैं और हम बहुत सच्चे से सीधे साधे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल उतनी तरीके से बेहतरीन तरीके से मैनिपुलेशन करते हैं वो लोग।
वहां पे भी तो आम आदमी पार्टी ने कितने एड्स दिए न्यूज़पेपर्स को, और ये तो वही है ना खेल पूरा कि आप एड्स दे रहे हो तो फिर न्यूज़पेपर वालों को भी, और इलेक्शन सीजन में तो कमाई होती है पॉलिटिकल पार्टी। एड्स की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ कि ये जो आर्टिकल्स आना, ये करना, वो करना, अब जैसे ये जो मैं रिवोल्यूशनरी गोवंस का बता रहा हूँ, आप इनके बारे में पढ़ेंगे ही नहीं खबर, मतलब अखबारों में तो दिखेगा ही नहीं उनको, उनका पैसा नहीं है बिल्कुल भी। बसंत कुछ बोल रहे थे? हाँ, प्रतीक सर के बाद में मैं बात जोड़ना चाह रहा हूँ, हालांकि मैं स्टोरी भी ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन पहले थोड़ा कि आम आदमी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में जो खास समानता वो यही है कि मीडिया को दोनों दल, दोनों सरकारें बिल्कुल एक तरीके से अपने पक्ष में की हुई है। आप देखिए कि हम लोगों ने स्टोरी किया था कि करीब कुछ ही महीने में, शायद 17 महीने 18 महीने थे, 490 करोड़ का विज्ञापन दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया है। एक महीने में 120 करोड़ का मार्च महीने में। तो और आप इंटरव्यू देखेंगे, आप बातचीत देखेंगे, आप कवरेज देखेंगे, और अगर कोई रिपोर्टर अगेंस्ट में खबर करता है तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये, और आप देखिए कि लंबे समय से मतलब जो है कि मैं एज अ रिपोर्टर मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने एक रिपोर्ट किया दिल्ली में लोकायुक्त, पिछले 1 साल से नहीं है, 2020 के दिसंबर में लोकायुक्त रिटायर हो गई थी, रेवा खेत्रपाल। उसके बाद लोकायुक्त नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी लोकपाल और लोकायुक्त के मुद्दे पे इसका पूरा अस्तित्व रहा। तो उस स्टोरी के लिए मैं कोर्ट लेना था मुझे, कि कोई ऑफिशियल कोर्ट मिले। मैं कम से कम 6 दिन स्टोरी करने, मुझे बहुत कम टाइम लगा क्योंकि मैं आरटीआई से डेटा निकाला था। मैं थक हार के एक मेल मुख्यमंत्री कार्यालय को कर दिया। वो मेल 4-5 दिन बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से डिप्टी सीएम के कार्यालय गया, उसके बाद एक और मिनिस्ट्री कार्यालय गया, और मुझे आज तक रिप्लाई नहीं आया है। तो ये स्थिति है पारदर्शिता की, ये स्थिति है कि मीडिया को लेकर आप किस तरीके सोचते हैं। और अभी कुमार विश्वास ने कई आरोप लगाए, उनके आरोप मिथ्या भी हो सकते हैं, वो उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर सही की कि मीडिया दिल्ली गवर्नमेंट पे सवाल नहीं उठा रहा। वो जो कहते हैं कि हमने 20 सारे स्कूल खोले, उसको क्रॉस नहीं करेगा, कितने स्कूल खोले, क्या किए। गोवा में एक चीज बताना चाहता हूँ मैं, जैसे गोवा में, जैसे आप बोल रहे कि हम स्कूल से करेंगे, तो गोवा मतलब गोवा कोई एमपी, यूपी, बिहार या महाराष्ट्र, गोवा एक बहुत अलग तरीके का स्टेट है, जिसका अगर आप डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे तो बाकी स्टेट से बेहतर है ये सब चीजों में। वहाँ पे बहुत बेहतरीन स्कूल्स हैं, मतलब काफी अच्छा है वहाँ पे, मतलब वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल भी काफी अच्छे हैं। तो ये सब जो ये मतलब वो हर बार मतलब कि हम मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, ये करेंगे, तो ये अभी उन्होंने हालांकि पिछले जब 2017 में बहुत तगड़ा कैंपेन किया था, तब भी लगा था कि उनका कुछ ना कुछ एक आध सीट हो सकता है इस बार आ जाए, क्योंकि उनका थोड़ा कैटर बन चुका है। बट वही वाली बात है कि जो मतलब जितना हर बार ये वाली टेक्निक हर जगह काम नहीं आती, मतलब। लेकिन मैं जो इंटरव्यू किया मैंने अमित पालेकर का, जो उनका कैंडिडेट है, तो वहां पर एक बहुत ऑब्वियस चीज दिखी। मुझे लगा कि गोवा में ये इतना ये फ्रीबीज का ये इतना उठा भी नहीं रहे हैं, पर करप्शन बड़ा इशू है उनके लिए। तो अमित पालेकर हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में करप्शन की बात करता है, और उनके कैंडिडेट जितने भी हमने कवर किए या बात किए, वो भी एक्चुअली करप्शन के बारे में बात करता है कि बीजेपी और कांग्रेस ने पूरे स्टेट को लूट लिया है, और आप तक पैसे नहीं पहुंच रहे, आप तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही है, इसलिए हमें एक ऑल्टरनेटिव बोलेंगे, ऑल्टरनेटिव वाली बात। और जैसे कि अब जैसे टीएमसी भी इनिशियली ये बोल रहा था, अब जैसे भी आपने लास्ट में देखा होगा, हिंदी खबर करके एक न्यूज चैनल है यूपी का, नोएडा बेस्ड है, उन्होंने एक स्टिंग किया जिसमें ये टीएमसी के कैंडिडेट्स हैं, कांग्रेस से कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। अब वो स्टिंग कितना क्या है वो अपन उसमें नहीं जाते हैं, मतलब अपन वी डोंट नो कि कितना वो सच है झूठ है, लेकिन उस स्टिंग को लेके मतलब बाद में ये कांग्रेस और टीएमसी ने, कांग्रेस ने तो इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेंट किया है कि ये स्पॉन्सर्ड आपने किया है। राइट, ये आप, ये मतलब वो हो सकता है वो स्टिंग वो नेताओं ने बोला, लेकिन ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। और ये बिल्कुल जब ये सब ये कैंपेन खत्म होने का जो सीन हो जाता है, उसके एक दिन पहले वो जो टाइम पीरियड को एक्सीड करके ये स्टिंग आया इस तरीके का, वोटिंग के एक दिन पहले। तो मेघना, ये जो अभी मीडिया की बात करते, मीडिया मैनेजमेंट को लेकर, तो पंजाब में भी मैं बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी का वहां पे काफी अच्छा मीडिया मैनेजमेंट एक तरीके से, मतलब हर चैनल में आपको आपका ही एडवर्टीजमेंट मिलेगा, अखबारों में भी एडवर्टीजमेंट उतना नहीं है, लेकिन टीवी में सब में है। दूसरी बात, जब हम लोग वहां पे कुछ पत्रकारों से बात कर रहे थे लोकल,
जो नेशनल टीवी के जो रीजनल चैनल में काम करते हैं और लोकल भी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इतना अच्छा मैनिपुलेशन है कि वो एक एग्जांपल दे रहे थे कि उन्होंने एक आम आदमी पार्टी के सामने कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पे वो कवर करने गए, तो वहां पे किसी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से आया, बोले कि आप इसको मत कवर करिए। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं कवर करें? तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ ऐसा चलेगा नहीं। और फाइनली उनके यहाँ से फोन आता और वो स्टोरी उनकी ड्रॉप हो जाती है, तो वो चलता नहीं। ऐसे सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, ऐसे कई इंसिडेंट हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट जो क्या बोलते हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए प्रोटेस्ट किया, उनके जो मीडिया मैनेजमेंट है उसके लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी वहां पे। सब के सब प्रो, क्योंकि एडवर्टीजमेंट इतना ज्यादा दिया जाता था कि वहां कोई पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई होती नहीं थी। और वो जो खबर भी कर रहे हैं ना, वो खबर चलती ही नहीं थी अगर नेगेटिव कोई खबर है आपके अगेंस्ट में या किसी के अगेंस्ट में। तो जब हमने पूछा भी काफी लोगों से, उन्होंने कहा कि इतना पैसा दे रहे हैं लोग, इतना एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, जो हम बोलते हैं बीजेपी का मॉडल है कि पूरे मीडिया को मैनेजमेंट के रखो, वो सेम आम आदमी पार्टी सीख गई है। मतलब बहुत डिफरेंस नहीं है, दोनों पार्टी सिमिलर ही है। ये बिल्कुल सही कहा अश्विन। और ये तो हमने देखा ही है कि कैसे अगर आप ऑब्वियसली न्यूज़पेपर्स को, छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स को, रीजनल न्यूज़पेपर्स को अगर आप भर भर के एड्स दोगे तो फिर आपको आपका एक थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है, रिपोर्टिंग क्या होगी, स्टोरीज क्या जाएंगे और कैसे नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं एक्चुअली आगे बढ़ने से पहले एक शार्दुल का एक कमेंट लेना चाहूंगा इस सब पर। कमेंट से ज्यादा मैं चाहूंगा श्रोताओं के लिए, पहले हम गोवा को अगर लें तो प्रतीक, जो ये आपने पार्टी की बात करी है ना, आरजीपी की, तो आपने कहा गोवन अस्मिता के हैं, तो क्या आप बताएंगे जनरल करप्शन के अलावा उनसे आपकी बात हुई डिटेल में? हाँ। तो ये कोंकणी अस्मिता की जो बात कर रहे हैं, गोवन अस्मिता की, उसको लेकर उनके मुख्य मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर उन्हें ट्रैक्शन मिल रहा है? जैसे आपने बताया वो एनजीओ थे 5 साल तक, तो उनके मुख्य मुद्दे एक दो जो हैं वो कौन से फॉलो करते हैं? देखिए, गोवा में एक तो मतलब ये तो एक बेसिकली मतलब इसकी शुरुआत से वो मतलब जो मनोज परब है, वो मेलावली करके जगह है, वहाँ पे आईआईटी आने वाली थी, ठीक है। वो आईआईटी का कैंपस आ रहा था, हाँ, रिवोल्यूशनरी गोवन पार्टी के जो हेड है, तो वो आईआईटी कैंपस आने वाला था और वो उसमें गांव वालों की जमीन भी जा रही थी। तो वो गांव वालों ने काफी सॉलिड विरोध किया और इस बंदे ने उसको लीड किया और तब से ये काफी लाइमलाइट में आगे बढ़े। लेकिन इनका बेसिकली मुद्दा, इनको ये बोल मतलब बहुत सारी बार ये भी होती है कि भाई माइग्रेंट्स आ रहे हैं, माइग्रेंट्स आ रहे हैं, माइग्रेंट्स आ रहे हैं। तो मैंने वही पूछा था उनसे कि कोई अगर यहाँ पे मतलब लीगल और लीगल फर्क क्या है आपका? तो वो बोलते हैं कि उनका बेसिकली बोलना ये है कि भाई कुछ लोग आते हैं बाहर से काम करने, और जो नेता लोग हैं, जैसे वहाँ पे कम्युनिटी लैंड जो उसको बोलते हैं, मतलब जो एक पुराना सिस्टम है जो पोर्चुगीज के ही पहले था, गाँव करी, तो उसमें पूरी कम्युनिटी का लैंड होता है, उसमें शेयर्स होता है, अब उसका एक सरकारी दफ्तर है, तो उसमें ये लोग नेता लोग इन लोग को बसा देते हैं, जो भी बाहर से काम करने आ रहा है, यूपी, बिहार, बंगाल से, और वो उनको उनके लिए वोटिंग ये भी बना देंगे, वो भी बना देंगे, सब कर देंगे। वो बोलते हैं कि उनसे हमें उन लोग से प्रॉब्लम है जो इलीगल तरीके से गोवा में रह रहे हैं, ठीक है। अब वो रईस हो या ये हो या गोवा की जो, जैसे भी फिर चाइना एनसी का वो जो घर बन गया था वो चर्च के बाजू में, ठीक है, वो हेरिटेज साइट है पूरा, तो वहां पे उस ऐसी चीजों को लेकर उनका विरोध है। और दूसरा उनका ये है कि जो पहली चीज होनी चाहिए वो गोवंस के लिए मतलब सिक्योर होनी चाहिए, सरकारी नौकरी है, तो वो नौकरी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेके वहाँ के क्योंकि गोवा में बहुत सॉलिड बेरोजगारी है। अच्छा। उसके बाद वो बोलते हैं कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इनकी वजह से प्रॉपर्टी रेट्स इतने बढ़ गए हैं कि एक आम गोवन का लाइफ बहुत मतलब सिंपल रहता है जनरली, मतलब 15-20 हजार की हमारी नौकरी रहती है, ये प्रॉपर्टी रेट इतनी बढ़वा देते हैं कि फिर हम मतलब हमारे स्टेट में हम ही बाहर के हो जाएंगे, हम ही चीजें खरीद नहीं पा रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही प्रतीक, क्योंकि यही सेम प्रॉब्लम उत्तराखंड में भी है। क्योंकि एक तो आप अगर कंपेयर करेंगे दोनों स्टेट्स को, स्मॉल स्टेट्स हैं, बिल्कुल छोटे हैं, और वहां पे स्टेट है, हाँ बिल्कुल, और एक तरीके का इंडिजिनस पॉपुलेशन दोनों स्टेट्स में है। बिल्कुल, और उनका कहने का मतलब यही है कि बाहर से लोग आके सेटल हो रहे हैं। जैसे उत्तराखंड में दिल्ली से काफी लोग जाके वहां पर लैंड खरीद रहे हैं और सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे, या फिर कोई समर होम बना देंगे। और ऊपर से ये देहरादून एक एक्सप्रेसवे भी बन रहा है दिल्ली का, तो उससे एक तो ट्रैफिक आएगा, लोग आएंगे, तो लोगों को एक ये मेन मुद्दा उत्तराखंड में भी है कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और बाहर के लोग आके ये अभी आपने दिल्ली का नाम बोला ना, तो दिल्ली से उत्तराखंड का तो पास में है, दिल्ली से गोवा भी बहुत लोग आते हैं, दिल्ली वालों से गोवा वाले
दिल्ली जो गोवन पब्लिक है ना, वो दिल्ली वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता भाई। मतलब वो बोलते हैं कि ये एक्चुअली जो कलंगुट और वहाँ का इलाका है, ये जितने भी शैक्स हैं उसमें वो घुस चुके हैं, और वो बहुत उनका बोलते हैं कि बहुत एग्रेसिव तरीके से बिहेव करते हैं, और मतलब जो गोवन उनका जो आइडेंटिटी वाला जो है उस पे उन लोगों को बहुत दिल्ली वालों से काफी ज्यादा ये है। मतलब तो राज्य के संसाधनों पर स्थानीय जनता के हक का पहले की लड़ाई है मेन उसका मुद्दा है, और उसपे उन लोग को बहुत ज्यादा यूथ का सपोर्ट है, यंगस्टर्स। जी, एक सवाल और उसके बाद अपन चलेंगे विषयांतर पे। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू किया था गोवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व संघचालक का, हाँ, सुभाष वेलिंगकर का, और वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आप उसके बारे में भी श्रोताओं को बताएं, चर्चा वैसे ही इतने दिन नहीं रही है, तो आप बताइए। देखिए, ये जो सुभाष वेलिंगकर है, मतलब ये मैं जैसे इंटरव्यू में मेंशन किया था कि ये जो मनोहर पर्रिकर है उनके मेंटोर थे। मतलब बहुत पावरफुल हस्ती थे हैं वो, मतलब आज भी उनका काफी सपोर्ट है। लेकिन वो जब उस वक्त गोवा के जो मतलब कोंकण प्रांत में आता है गोवा, अगर संघ की अपन भाषा में बात करें तो वो गोवा के ये थे, संघचालक थे वहां पे, यूनिट चीफ जिसे अंग्रेजी में बोल रहे। तो ये उसमें सिचुएशन ये थी कि उनका बहुत बड़ा अहम रोल था बीजेपी को वापस, क्योंकि वो वहां पे जैसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कोंकणी और मराठी का एक ये जो भाषा है इसका बहुत बड़ा अहमियत है गोवा के लोगों में। तो उनके जो इंग्लिश स्कूल्स को जो ग्रांट मिलता था वो इनको मिलना चाहिए, उससे कैंसिल करके, तो इसको लेकर आंदोलन चला था। 2012 में बीजेपी उसी वजह से आई थी, क्योंकि पूरी बीजेपी इसमें घुस गई थी इस आंदोलन में, और इसमें संघ का वो था। अब बाद में जैसे उन्होंने बोला कि मनोहर पर्रिकर या उनकी गवर्नमेंट इस बात को लेके पलट गई, ठीक है। तो फिर ये सुभाष वेलिंगकर जब अलग हुए 2016 में, इन्होंने गोवा का अलग ही एक प्रांत बनाया। तब अलग नहीं होता, उनको एक्चुअली संघ वालों ने बोला था कि अब आपको इस पद से हटा दिया गया। और इसमें उन्होंने ये बात भी बोली थी कि मोहन भागवत, उन्होंने भी ये उनको बोला था कि जो आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मतलब ऊपर जो केंद्रीय जो संघ की समिति होती है उससे पूरा परमिशन लेके ये सब पूरा आंदोलन चल रहा था। उसके बाद जब इनको हटाया तो जो गोवा का पूरा आरएसएस था, मतलब 95% जो स्वयंसेवक थे वो इनके साथ हो गए। मतलब गोवा में आरएसएस थी ही नहीं, मतलब नए उसके बाद आने के उनको नए पदाधिकारी और ये सब अपॉइंट करने पड़े। तो गोवा का जो एक्चुअल जो संघ के लोग हैं, स्वयंसेवक हैं, वो इनके ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, भारत माता की जय, जो बेसिकली पूरा संघ ही है, संघ की तरह ही काम करता है, उनके सब कुछ वही है, बस नाम अलग है। वो पूरा बीजेपी के खिलाफ है और वो चाहते हैं। और एक्चुअली देखिए 2017 में भी जब बीजेपी 13 सीट जो आई थी उसमें भी कहा जाता है कि उसका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि संघ वाले डेफिनेटली ग्राउंड पे सॉलिड तरीके से काम करते हैं इनके लिए जब चुनाव होता है, और काफी चुनाव बदल भी देते हैं, ऐसी बात नहीं जहां उनका पूरा होल्ड होता है। तो इसमें भी यही है कि वो चाहते नहीं है कि भाई, मतलब ये वो जो जैसे बाबूश मोन्सराट की बात चल रही थी, तो मैं बोला था कि हम लोग चाहते नहीं है कि वो आए, उत्पल को ही लेके आना है। जबकि आप सोचो वो मनोहर पर्रिकर बहुत कट्टर विरोधी हैं, मतलब उनके गुरु भी थे और विरोधी भी हैं, लेकिन वो चाहते हैं, उत्पल पर्रिकर उनसे मिले भी थे, वो चाहते हैं कि उत्पल पर्रिकर को लेके आना है और कुल मिला के बीजेपी को हराना है हर जगह। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है बीजेपी के खिलाफ, मतलब बहुत कुछ है, मतलब अगर, लेकिन फिर भी गोवा में बोला जाता है भाई कि जो अंत में 10 मार्च के बाद असली चुनाव शुरू होगा और वो जो खेल होगा वो एक अलग टाइप की राजनीति होगी। मतलब कौन कितना खरीद ले या क्या कर ले वो कुछ नहीं कह सकते। गोवा बहुत डेंजर पॉलिटिक्स है गोवा की मामले में। वो तो हमने भी सुना। अगेन गोवा और उत्तराखंड की एक सिमिलैरिटी है, जब भी लोगों से पूछते थे कि अच्छा किसकी हवा चल रही है, क्या चल रही है एक्सेट्रा, उनका बोलना यही था यार क्या फर्क पड़ता है रिजल्ट के बाद, जो 10 मार्च के बाद होगा सही 10 मार्च के बाद असली सरकार बनेगी, फर्क नहीं ये पड़ता कौन गोवा आएगा। और उत्तराखंड में नहीं है, सॉरी, ये गोवा और उत्तराखंड में नहीं, ये हर छोटे स्टेट में जहाँ पे दोनों पार्टीज का टफ कंटेस्ट है। जैसे मणिपुर में ले लीजिए, मणिपुर में भी यही हाल था, इस बार भी वही हाल है कि मणिपुर में भी कोई भी किधर बिक सकता है। और इवन इस बार पंजाब में भी लोग बोल रहे थे कि अगर क्लोज कॉन्टेस्ट रहता है बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, तो फिर यह बहुत पॉसिबिलिटी है कि आम आदमी पार्टी के कुछ एमएलए अपने आप ही बिकने के लिए तैयार हो जाएंगे, मतलब वो स्विच कर लेंगे पार्टीज और वो कांग्रेस में चले जाएंगे। ये कितना एक ट्रैजिक सा सिनेरियो हो गया कि हॉर्स ट्रेडिंग इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि यार तुम वोट किसी को भी दो, लेकिन सरकार बनने के बाद असली फैसला होगा, और वो फैसला कौन करेगा, किसके साथ मिलके, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं है। और एक्चुअली ये गोवा में भी देखा। हम आगे बढ़ते हैं और हम एक जल्दी से, आप जो स्टेट्स में थे उनके
तीन मेन मुद्दे आपको क्या दिखे उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। बसंत से शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा कमेंट कि गोवा में मैंने ये देखा कि लोग कैंडिडेट देखकर ज्यादा वोट करते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कौन से पार्टी में है, क्या है, एक्सेट्रा, लेकिन कैंडिडेट्स ने उनका कनेक्ट इतना जोरदार है क्योंकि छोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, तो हर घर में हर घर में कुछ ना कुछ उनका एक इन्फ्लुएंस होता ही है। तो फर्क नहीं पड़ता कौन से पार्टी में क्या है, वो चुन के आ जाते हैं बस अपने काम की वजह से और अपने नाम की वजह से। तो बसंत, आपसे शुरुआत करते हैं। आप जहां घूमे वहां पर आपको तीन मेन क्या मुद्दे दिखे? मेघनाथ, जो आपने बात कही मैं उससे ही आगे बढ़ता हूं कि गोवा में भले ही ऐसा हो कि जो वोटर हो कैंडिडेट देखते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में और बिहार में, जहां से मैंने मतलब दो बड़े इलेक्शन मतलब बिहार विधानसभा और यहाँ किया, उत्तर प्रदेश की खासकर बात करें तो वहाँ बहुत सारे लोगों से अगर को पता ही नहीं है कि उनके वहां विधायक के रूप में जो एमएलए कैंडिडेट है वो है कौन। लोग मान लीजिए जिनसे पूछे किसको वोट कर रहे हैं, मतलब क्या लग रहा है, तो बोले मोदी जी जीतेंगे, योगी जी जीतेंगे, अखिलेश जीतेंगे। एक बसपा के वोटरों को बस हाथी छाप और मायावती दोनों का नाम पता है, बस वो टॉप लेवल का नाम ले रहे हैं। और बहुत जगह पे तो ये स्थिति है कि स्थानीय विधायक जिनको टिकट पार्टी ने रिपीट किया है उससे लोगों में नाराजगी है, बहुत नाराजगी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें तो सरकार बनवानी है, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो बीजेपी के लोग, चाहे वो सपा के लोग हों। तो उत्तर प्रदेश में ये नहीं है। और दूसरा एक मैं कहूंगा कि हम जर्नलिस्ट मुद्दों को ढूंढते हैं जब रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन जो वोटर है उसका एक बहुत बड़ा तबका मुद्दों पे वोट नहीं करता। ये मैं अपने 15-20 दिन के यात्रा के आधार पे कह रहा हूँ और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए कि लॉकडाउन इतनी बड़ी बुरी स्थिति थी, हम सब रिपोर्टिंग करते हुए परेशान हो रहे थे। लोग, जिस इलाके से मैं महोबा बुंदेलखंड से आया हूँ, वो माइग्रेशन के लिए बहुत लंबे समय से जाना जाता है। उस पर एक धब्बा है पलायन, क्योंकि कई मतलब आप गांव में जाएंगे ना तो घरों में ताले लटके हुए हैं। अगर घर में गांव में 100 घर हैं तो 20 से 30 घर में ताले लटके हुए हैं। वो कहीं दिल्ली में मजदूरी कर रहे हैं, कहीं पंजाब में कर रहे हैं, किसी ईंट भट्टे पे कर रहे हैं, क्योंकि वो एजुकेशन भी नहीं है, वो सस्ते मजदूर हैं देश के लिए। लेकिन बुंदेलखंड में पलायन कोई मुद्दा नहीं है। आप वहां देखिए कि रोज मतलब सबसे मतलब हास्यास्पद स्थिति, दो मैं उदाहरण देता हूँ कि मैं एक गांव में पहुंचा, एक व्यक्ति से मिला, वो लॉकडाउन के समय आए थे नौकरी, वहां से सूरत से पैदल यूपी को याद में आया, और उसके बाद वो बाहर नहीं गए, काम नहीं मिला। उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे हैं नहीं योगी जी ने अच्छा काम किया है। तो मैंने ऐसे बात करने बोला क्या अच्छा काम किया, तो उनका कहना था कि राशन दे ही रहे हैं और कश्मीर से 370 हटा दिया मोदी जी ने। और मतलब वो जो एक भारतीय जनता पार्टी उसी को प्रमोट भी कर रही है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री का ये बयान कि आतंकवादियों ने साइकिल पर बम क्यों रखा, ये आप चुनाव के समय अपने किए हुए काम गिनाइए। तो वो एक और नौजवान से मिला है बांदा शहर में, रेलवे स्टेशन के बगल में सड़क किनारे मोबाइल चार्जर और कवर की दुकान थी एक, तो मैं ऐसे बातचीत करने लगा चलते चलते, तो वो बांदा में ही नौकरी करते थे एक कंपनी में और लॉकडाउन में उनको निकाल दिया गया। मैंने पूछा कि आपके लिए रोजगार क्या मुद्दा है, तो उनका कहना था मेरे लिए रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, सरकार सबको थोड़ी नौकरी दे सकती है, लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। एक तो ये परसेप्शन बैठा दिया गया कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, जो घर से नहीं निकलेगा उसको रोजगार कैसे मिलेगा, और ये परसेप्शन काम कर रहा है। और उनका कहना था कोई दिक्कत नहीं है। तो रोजगार और मतलब इसमें कोई दो रहने, उत्तर प्रदेश में रोजगार एक बड़ा मसला है, लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला नहीं है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जो वो देखा, एक तो हम सब जानते हैं कि आवारा पशु बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो बुंदेलखंड में उनको अन्ना पशु कहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि उस पर काफी नाराजगी थी। अभी जो हमारा बिहार के करीब वाला इलाका है पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहां भी बुरी स्थिति है। तो छोटा पशु, उसके बाद मतलब रोजगार, उत्तर प्रदेश में रोजगार ही बड़ा मसला दिखता है। उसके बाद किसानों की स्थिति है ही। तो ये 2-3-4 मसले हैं जो काम कर रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर या जो सेफ्टी को लेकर
जिस तरीके से बीजेपी ने और जो है आंकड़े उसको समर्थन नहीं करते हैं, और कई बहुत बड़े बड़े हाथरस जैसा विभत्स घटना हमारे सामने आई, आपके सामने हमारे सामने उन्नाव की घटना आई, और कई ऐसे घटनाएं आए। और आप देखिए आगरा में एक दलित सफाई कर्मी की पुलिस हिरासत में मौत का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश वैसे भी पुलिस कस्टडी और न्यायिक हिरासत में मौत के मामले में नंबर 1 पर है। तो लेकिन लोगों को बात बैठा दी गई है, खासकर हमारे मीडिया के द्वारा, कि उत्तर प्रदेश में काफी सुरक्षा। वो डेटा नहीं देते हैं, एनसीआरबी का डेटा नहीं देंगे। लेकिन ये नैरेटिव एक्चुअली बहुत काम कर रहा है। मैंने मतलब हमने भी देखा, हम वैसे पूरा उत्तर प्रदेश तो मतलब ज्यादातर हमने 2 दिन बिताए मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में, और वहां पर हमने ये एक नैरेटिव बहुत स्ट्रांग देखा कि जो भी बीजेपी के समर्थक थे वो इसी के बारे में बात करते थे कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी योगी जी ने। और इसमें कोई कास्ट या रिलीजन की बात थी नहीं। मतलब अगर आप मुस्लिम से भी पूछो या हिंदू से भी पूछो या फिर दलित से भी पूछो, तो वो ये बोलते ही थे कि नहीं, कानून व्यवस्था तो बहुत सही करके छोड़ी है इन लोगों ने। तो मेघनाथ, एक चीज मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि हम लोग उसी देश में हैं जहाँ पे 2 रुपए पेट्रोल महंगा होता था तो सड़कों पे लोग उतर जाते थे। वही जगह है जहाँ सिलेंडर की कीमत बढ़ने पे लोग सड़कों पे उतर जाते थे, और बहुत बड़े बड़े नेता ये सिलेंडर लेके सड़कों पे आते थे, और मीडिया उसको पूरा कवरेज देता था, उस पर बात होती थी। रुपयों की गिरावट जब डॉलर के मुकाबले गिरता था तो प्रधानमंत्री, एक मशहूर बयान है ना कि प्रधानमंत्री कांग्रेस की साख जितनी नहीं गिरे उससे तेज रुपया गिर रहा है, कुछ ऐसा एक बयान था। तो लेकिन वो है ना कि जिसपे अब देखिए, अगर आप कहें मतलब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से आप सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी कहती है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है, और वो कहते हैं कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे थे और साइकिल का निशान गुंडों का निशान। ये जर्नलिस्ट का पूछने का सवाल है। इसको दूसरे तरीके से ये पूछा जा सकता है कि 2017 में आप सरकार में आए, 2015-16 में एनसीआरबी के आंकड़ों में ये डेटा है, 17, 18, 19, 20, 21 में ये डेटा है। आप दावा कर रहे हैं कि गिरावट आई है, ये गिरावट कहाँ है? ऐसे एक तरीका ये भी है। तो आप डेटा रखेंगे तो आपका जो पाठक और दर्शक हो एजुकेट होगा, वो डेटा से समझेगा कि आखिर क्या ये सच में है। तो बहुत ज्यादा देखिए सब कुछ है कि जैसे माहौल एक बनाया जाता है ना, वो माहौल जैसे अभी अफगानिस्तान की स्थिति मुझे नहीं लगता कि बहुत बेटर हुई होगी जब से वहां तालिबान शासन आया है, लेकिन एक समय था कि इंडियन मीडिया दिन भर तालिबान पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो एक हमारे भी दिमाग में, लोगों के दिमाग में चलता था कि अफगानिस्तान में कुछ चल रहा है। तो जब तक मीडिया फोकस नहीं होगा ना, तब तक लोगों के मन में, क्योंकि अपने भारत में बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती। एनसीआरबी के आंकड़े बहुत सारी आबादी जाके वेबसाइट पे नहीं पड़ेगी, बताना पड़ता है। नहीं, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि जो मीडिया जिसको नैरेटिव बनाने का एक जायजा ले लेती है वही होता है। अभी आप देखोगे जी न्यूज एक शो कर रहा है कि पुतिन और बाइडेन मोदी जी से सलाह लेने वाले हैं क्या, या कुछ भी मतलब चल रहा है वो तो, और लोग बिलीव भी करते हैं। मतलब उसमें कोई दो राय है नहीं। मैं जल्दी से अश्विन की तरफ जाऊंगा। अश्विन, पंजाब के मुद्दे। एक मिनट यूपी पे मुझे एक चीज कहनी थी। अच्छा, हाँ। देखिए, एक तो जो बसंत ने बात कही वो सही है, मुद्दे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास तौर से हमने पिछले 5 सालों में देखा भाजपा की सरकार में कि विपक्ष जनता को सड़क पर नहीं दिखाई दिया मुद्दे उठाते। मुद्दे होते हैं, लेकिन विपक्ष के दलों की जिम्मेदारी होती है उनको जनता के बीच ले जाना, जनता को विश्वास दिलाना कि ये मुद्दे आपके लिए जरूरी हैं और इन पर आप वोट करें। एक चीज मैं बसंत से पूछना भी चाह रहा था, जो हमने काफी पहले भी पुरानी चर्चाओं में बात की है, खबरें आती रही हैं कि उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष का सत्ता के हिस्सेदारी बनना, ठाकुरवाद का कहा जाता है योगी आदित्यनाथ की सत्ता में, कि ठाकुरवाद बहुत चला। तो सत्ता में भागीदारी की वजह से जो भाजपा के गठबंधन में टूट हुई है इस चुनाव से पहले, और जो विपक्ष का सपा के नेतृत्व में गठबंधन बना है, क्या आपको जमीन पर लोग इस बारे में बात करते हुए दिखाई दिए बसंत? और अगर हाँ, तो वो क्या बता रहे थे कि उनके साथ कुछ दिक्कतें आई, उनको काम कराने में दिक्कतें हुई, या केवल अपने रिप्रेजेंटेटिव को सत्ता में भागीदारी दिए जाने की बात है? ये किस लेवल तक ये बात पहुंची है और ये जमीन पर कितनी उतरी? देखिए, मैं जिन इलाकों में था, तो जो 2-3 लोग बड़े दल छूटे, राजभर हो या मौर्या हो, उनका जो पकड़ है वो पूर्वांचल है।
चाहे गाजीपुर हो गया, मिर्जापुर हो गया, कौशाम्बी हो गया, उन इलाकों में। तो जिन इलाकों में मैं था वहां उनकी कोई खास पकड़ नहीं है, लेकिन हाँ ये रिपोर्टिंग से थोड़ा हटकर अलग हो जाएगा। हम सब ने देखा कि इसमें भी मीडिया नैरेटिव बहुत बढ़िया काम करता है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी या बसपा की सरकार थी, तभी आंकड़े गिनाए जाते थे कि किस थाने में कौन सा एचएसओ किस जाति का है, लेकिन अब इस पे बात नहीं होती है। ठीक है, तो इस पे बात इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप नहीं चाहते कि लोग जाने कि किस तरीके की किसको कहाँ भर्ती किया जा रहा है, कैसे अधिकारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सुरक्षा की बात मेघनाथ कर रहे थे, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश, शायद कुछ और राज्य होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ आईपीएस अधिकारी फरार है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ एक व्यक्ति पर 25,000 का इनाम रखा गया और वो क्रिकेट खेलते हुए और नॉमिनेशन करते हुए दिख जाते हैं, और नॉमिनेशन करने जाते हैं। तो ये सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति है, लेकिन वही है फिर से वही कि मीडिया किस तरीके से चीजें दिखाता है वो बहुत मायने रखता है। तो लोग इस बारे में इतना बात नहीं कर रहे थे। शार्दुल, मैं इस पे इसलिए जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं जिन इलाकों में उस इलाकों में उस जाति धर्म विशेष की, मतलब देखिए, जिन इलाकों में मैं गया वहां पे अलग अलग कास्ट सिस्टम है और अलग अलग तरीके से, और मेरी एक हमेशा कोशिश रहती है कि मैं ग्राउंड पे कास्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग ना करूं, मैं मुद्दों के हिसाब से रिपोर्टिंग करूं। मैं कास्ट भले ऑफ द रिकॉर्ड ऐसे लोगों से बातचीत में पूछ सकता हूं, लेकिन मैं जब खबर लिखता हूं तो मैं कास्ट और रिलीजन को थोड़ा साइड रख के जो मुद्दे हैं जिससे लोगों का, एक जैसे कोविड आया, उसने जाति नहीं देखी, खेत में जात पूछ के नहीं जाते, बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, बरसात होगी, वो जात पूछ के नहीं होगी। इसलिए मैं भी रिपोर्ट करता हूँ तो थोड़ा बचता हूँ इन सब चीजों से। मेघनाथ, सांड से जुड़ी चीज, परसों शायद बाराबंकी में योगी आदित्यनाथ की रैली थी जहां लोगों ने वो छुट्टे सांड इकट्ठा करके रैली की जगह पर छोड़ दिए, तो ये भी चल रहा है वहां पर। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि बसंत ने कहा कि आवारा पशुओं का जो मुद्दा है, हम एक्चुअली अश्विन की तरफ बढ़ते हैं। अश्विन, बड़े मुद्दे पंजाब के जल्दी से। जी, पंजाब में मतलब जैसा बाकी प्रदेशों में हुआ, जैसा बसंत ने बताया, यूपी में जाति व्यवस्था और धर्म के हिसाब से वोट होता है, वैसा पंजाब में ऐसा इतना कुछ होता नहीं है। वहां मुद्दों को लेकर वोटिंग होती है। और यहाँ पे सबसे बड़े मुद्दे थे, एक बेरोजगारी का, जैसा आपने भी बताया। दूसरा मुद्दा था एक ड्रग का, जो पहले भी था और अभी भी चल रहा है, ड्रग का इशू। और तीसरा था इस बार सैंड माइनिंग, और इलीगल जो सैंड माइनिंग हो रही है, जिसमें सीधे सीएम चन्नी के परिवार के लोग भी जुड़े हुए, उनको अरेस्ट भी किया, भतीजे को। तो ये 3 मुद्दे हैं जिसको लेकर अपोजिशन और जनता दोनों लोग प्रेशर बनाए हुए हैं सरकार पे। अनएम्प्लॉयमेंट जैसा बताया कि हर एक राज्य में सेम ही हालत है कि कहीं की सरकार रोजगार नहीं दे पा रही युवाओं को। पंजाब में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2017 में अमरिंदर सरकार ने वादा किया था, हर घर रोजगार का वादा। तो बहुत बड़ी योजना थी, बहुत बड़ा वादा था, तो लोगों ने विश्वास किया। लेकिन अभी लोगों के पास रोजगार नहीं है वहां पे। कोविड हुआ, कोविड के कारण बहुत सारी नौकरियां चली गई। सरकारी नौकरियां वहां निकली थी, पुलिस की 26,000 भर्तियां, लेकिन वो भर्तियां ही नहीं पूरी हो पाई। उसमें भी लोगों ने कहा कि जो भर्तियां होती है उसमें घूस देना पड़ता है, जो घूस देता है उसकी नौकरी लग जाती है। तो बेरोजगारी जो पूरे प्रदेश में, मतलब क्या हर एक राज्य में बोलूं मैं, बेरोजगारी की सेम हालत है। आप कहीं पे भी चले जाइए, बेरोजगारी आपको हर जगह मिलेगी। और उसके कई कारण है, मतलब एजुकेशन भी हो सकता है, सरकारें समय में भर्तियां नहीं करती हैं, भ्रष्टाचार, कई कारण है। बट एक मेन रीजन यही है कि सरकार कितने लोगों को नौकरी देगी, ये भी एक एक्चुअली बड़ा रीजन है ही। क्योंकि जैसे आनंद ने भी कहा था हमारे पिछले चर्चा में कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मुद्दा है जो एक सॉर्ट ऑफ बढ़ा चढ़ा के भी बोलते हैं लोग, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या फिर कोई छोटा सा एक दुकान में काम करते होते हैं एक्सेट्रा, बट वो खुद को फिर भी अनएम्प्लॉयड ही कहते हैं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए उनको, एक सिक्योरिटी चाहिए कि कोई भी आपदा आ जाए, कोई भी आ जाए, एटलीस्ट जॉब ना चले जाए। लेकिन अभी जो करंटली वो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं या फिर जॉब्स में काम कर रहे हैं, जहां से भी आमदनी आ रही है, वो बहुत सीजनल होता है या फिर परमानेंट नहीं होता है। तो वो एक बड़ा मुद्दा है स्टेबिलिटी का। तो मेघनाथ, एक चीज मैं बस जोड़ना चाहता हूँ कि सॉरी अश्विन, की ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि सरकार कितनों को काम देगी। आप बिहार में देखिए कि हर विभाग में लाखों पद खाली पड़े हुए,
भारत सरकार में खुद, मुझे अगर मैं करेक्ट हूं तो पिछले दिनों एक डेटा आया था कि करीब 8 लाख पद खाली है। हर राज्य सरकार में पद खाली हैं, शिक्षकों की भर्तियां खाली हैं। आप उन पदों को तो भर दीजिए। आप सरकारी प्राइवेट नौकरी में भी, जैसे बिहार का मैं रहने वाला हूँ, अगर वहां पत्रकारिता की स्थिति बेहतर हो, काम करने की आजादी हो, मैं क्यों नहीं अपने प्रदेश जाना चाहूंगा। ये बिल्कुल सही कहा बसंत आपने, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको फिलोसॉफिकल भी हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पर। लेकिन मेरा तो एक बिलीफ सिस्टम है कि गवर्नमेंट बहुत इनएफिशिएंट होती है बाय डिफॉल्ट, और वहां पर जो भी लोग काम करते हैं वो कम ही होने चाहिए। मुझे छोटे गवर्नमेंट ज्यादा पसंद है बड़े गवर्नमेंट से। तो सरकार पे डिपेंडेंट होना इतना अच्छा भी नहीं होता है, मतलब ये मेरा निजी ओपिनियन है। हर घर सरकारी नौकरी बहुत बड़ी बात हो जाती है, मतलब पॉसिबल नहीं है कि हर घर सरकारी नौकरी दे दें एक आदमी को, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट इससे जुड़ा हुआ, मेघनाथ आपकी बात मूलतः सही है जैसे आपने कहा फिलोसॉफिकल, लेकिन एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जनसंख्या के हिसाब से सरकार डिसाइड करती है कि हमें इस डिपार्टमेंट में इतने लोग चाहिए। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में 1 लाख से ऊपर आई थिंक वैकेंसी पड़ी है, खाली जगह, उन्हें भरा नहीं जा रहा। उन्हें भरने के लिए जो परीक्षाएं होती हैं वो लटक जाती हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाएं बार बार कैंसिल होती हैं, पेपर आउट होते हैं। तो जनता और खासतौर से युवा इस चीज से परेशान है कि कम से कम आप उन जगहों को तो भरिए, और उनके सालों साल उसकी तैयारी और उस नौकरी की आस में, अपॉइंटमेंट की, ज्वाइनिंग मिलने की आस में निकल जाते हैं। बेरोजगारी यहाँ पर भी एक मुद्दा बनता है। सेम रेलवे का आप देख लीजिए, COD ग्रुप में 4 लाख, मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन 2 लाख 4 लाख वैकेंसी 2019 में निकाली गई थी। उसमें करीब 2 करोड़ युवाओं ने रोजगार मतलब आवेदन किया था। आज तक भर्ती पूरी नहीं हो पाई है, जिसके लिए हर दिन प्रोटेस्ट होता है। और अश्विन, मुझे लगता है कि वो चुनाव से जस्ट पहले आई थी, जस्ट पहले 6 महीने पहले था कि हम लोग भर्ती करेंगे, 2 लाख 4 लाख भर्तियां करेंगे। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। सरकारी विभागों में है बहुत जगह, लेकिन वो ये सरकार करती नहीं है, जो मतलब हर घर नौकरी वाली बात नहीं है। बात ये है कि वो जितनी वैकेंसीज हैं, कम से कम वो तो आप उसको फिल तो करिए। वो सही है। मतलब मैं मतलब उस पे कोई अलग राय नहीं रखता कि जो वैकेंसीज निकाली है उसको तो फिल करना ही चाहिए, और वो तो इनएफिशिएंसी की तरफ ही जाता है ना। मैं वही कह रहा था कि गवर्नमेंट अगर चाहे भी तो वो इतनी इनएफिशिएंट है कि वो फिल नहीं कर पा रही है। तो बट मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, समय खत्म हो रहा है। प्रतीक, जल्दी से हमें बता दीजिए कि गोवा में क्या क्या मुद्दे हैं, और फिर हम रिकमेंडेशंस की तरफ बढ़ते हैं। गोवा में जो अभी इस वक्त मेरे को ये लगा कि भाई तो एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, ऊपर से ये रीजनल आइडेंटिटी का मुद्दा है, और करप्शन का मुद्दा है। एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ इसीलिए है कि ये जो मतलब इतना उनका जो PWD स्कैम हुआ, उसके बाद फिर वो विश्वित राणे हैं, जो उन्हीं के गांव के, मतलब उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ही जो हेल्थ विभाग है, मतलब स्वास्थ्य विभाग है, उसमें उनको नौकरी मिल रही है। तो ये सब चीजें हैं जो 3 मतलब प्राइमरी, आप लोगों को लगता है कि इन मुद्दों पे लोगों का ज्यादा फोकस है। लेकिन जैसे भी हम पहले बात कर चुके हैं कि गोवा पॉलिटिक्स या बाकी स्टेट की भी वही है कि रिजल्ट आने के बाद, जैसे बसंत ने एक बार बहुत सही कि लोग ये सब मुद्दे को देख के वो रखते हैं, लेकिन जैसे वोटिंग जब होती है वो एक अलग चीज हो जाती है। इन मुद्दों पर वोट नहीं करते। हाँ। हम रिकमेंडेशन पे चले मेघनाथ, उससे पहले आपसे भी सवाल, और सबसे एक एक करके। हमने चुनावों की बात कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं राजनीतिक दल। तो आपने उत्तराखंड में, और अश्विन ने पंजाब में, प्रतीक ने गोवा में देखा होगा कि राजनीतिक दलों में आपस में अंतर्कलह बहुत चल रही है, और पार्टियों में MLAs का स्विच करना। पहले आप बताइए, आपने उत्तराखंड में एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू भी किया था मनीषा के साथ, वो बाबा जी का, धर्म संसद वालों का। उसके बारे में भी कुछ बताइए कि आपको कैसा लगा उनसे मिलकर, मिसाइलें भेजने की वो बात कर रहे थे। आनंद स्वरूप। मेघनाथ, हाँ। मैं आपसे एक सवाल जोड़ दूंगा, क्योंकि मैं बाबा से मिल चुका हूँ। हाँ। वो जो आप 1 घंटा आधे घंटे वहां बैठे होंगे, अपना मानसिक जो आपकी मानसिक स्थिति थी, उसका भी थोड़ा जिक्र चलिए मैं वो भी बता क्योंकि देता हूँ। हम अवैज्ञानिक बातें सब सुनते हैं तो आपको बोलना होता है, लेकिन कई बार आप सिचुएशन के अनुसार चुप रह जाते हैं कि नहीं, सिचुएशन मेरे नहीं, एक ये एक्चुअली बहुत सही कहा बसंत। एक तो
माहौल जो था ना, जो उनका जो शांभवी मठ है वहां पर गए थे हम, और आप अगर उनके कमरे में जाएंगे तो वहां पर एक्चुअली परीक्षित ने वो कैप्चर भी किया है, उनके आजू बाजू जो लोग साधु लोग बैठे हुए थे एकदम ऐसे गॉगल वॉगल पहन के। तो और मनीषा अकेली लड़की थी बाय द वे वो रूम में, तो उसको तो हैट्स ऑफ कि उसने कैसे वो कंट्रोल भी किया वहां पे जाके। थोड़ा इंटिमिडेटिंग तो हो ही जाता है, लेकिन मजे की बात यह है, और हमने वो वीडियो में भी कहा है कि ये जो स्वामी आनंद स्वरूप टाइप लोग हैं, इनको हमारा अटेंशन चाहिए, दिल्ली के लोगों का अटेंशन चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो वो धर्म संसद का इवेंट किया था, हमने वो आश्रम के जस्ट बाहर जाके लोगों से बात किया कि भैया आपको पता था अंदर क्या बोला, कौन था, क्या था? वो बोले कि हमको पता ही नहीं है, हमको तो बाहर कोई स्पीकर वीकर लगाए नहीं थे, उन्होंने बस फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। तो वो आश्रम के आजू बाजू के लोगों को भी पता नहीं था कि क्या क्या बातें हो रही है अंदर, और इनको दिल्ली में एक बड़ी हेडलाइन बन गई। और फिर एक हफ्ते बाद जब पुलिस गई वहां पे, तब लोगों को पता चला कि अरे कोई तो भी बवाल हो गया वहां पे, पर फिर भी उनको पता नहीं था अंदर क्या हुआ है। पहले कि किसी को तो भी पकड़ के लेके गए, किसी को तो भी इन्वेस्टिगेशन करने है, तो पुलिस आई तब उनको लगा कि यार यहाँ पे क्या हो गया। हमने वहां पे आश्रम में एक आदमी है, वो काम करता है वहां पे, उससे भी बात की। वो बोला कि यार ये एक इवेंट की वजह से हमारे आश्रम का नाम खराब हो गया है, पेपर में वगैरह आया था एक्सेट्रा, बाकी के भी इतने अच्छे हम सत्संग करते हैं, ये इवेंट करते हैं, वो कोई देखने आता नहीं है, बट ये एक इवेंट हो गया सालों में एक बार, तो फिर हमारे आश्रम का भी नाम खराब कर दिया। तो हमने ये देखा कि ये जो स्वामी आनंद स्वरूप टाइप जो लोग हैं, उनकी लोकल्स में कोई ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, ये फिर भी वो 90s का ढोंगी बाबा है, ये सब पैसे कमाने के लिए बैठे हैं टाइप उनके दिमाग में नैरेटिव चलता है। लेकिन दिल्ली में ये एक बहुत बड़ी बात हो गई थी, और एक इंटरेस्टिंग चीज हुई बसंत, कि उनका एक तरीके से ये चाह भी दिख रही थी कि अरे हाँ ये आए हैं वामपंथी इस्लामिस्ट लोग, आए हैं मेरे सामने बैठे हैं। मुझे बोला भी उन्होंने काफी बार कि आप इस्लामिस्ट हो, आप वामपंथी हो, हमने वो काट भी दिया काफी जगह पे। जुबैर को बहुत गाली देते हैं। जुबैर को बहुत गाली देते हैं। तो उन्होंने बेसिकली यही कहा कि आप ये आ गए, तो इनको ये बहुत मजा आ रहा था कि डिबेट कर रहे हैं हमारे साथ, या फिर हम प्रूव करेंगे कि हम कितने अच्छे हैं और ये कितने बुरे हैं और कितने अनपढ़ लोग हैं ये लोग। क्योंकि बार बार जब भी कोई सवाल आता था तो नहीं, आपने धर्म पढ़ा नहीं है, आपने किताबें पढ़ी नहीं है, आप ये हो आप वो हो, तो एक तरीके से नीचा दिखाने की भी कोशिश हो रही थी वहां पे। उन्हें पता नहीं है कि पढ़ी है असल में, इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मेरे को मतलब एक बड़ा अलग लगी कि वो ऐसा भनके नहीं, जनरली वो जो नरसिंगा वर्सिंगानंद टाइप पब्लिक जो भड़क जाती है ना, वो हंसते हंसते नहीं, वो मतलब भड़के नहीं, हंसते हंसते बात की हंसते हमसे। बात कर रहे थे। हाँ, मतलब वैसे कोई इंटिमिडेशन उनका कोई ये नहीं था। दरअसल बाबा लोग भी जान गए हैं कि अब मीडिया से सही से बात करनी होगी। तो वो मीडिया मैनेज करना सबको आ गया है अब। एक चीज और, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक चीज कॉमन है, कांग्रेस की अंतर्कलह। तो वो कितना इलेक्शंस को अफेक्ट करेगी ये और बताइए, और फिर तीनों लोग बताएं। ये पंजाब में बहुत पंजाब में, हाँ पंजाब में ज्यादा, पंजाब में बहुत दिख रहा है ये। हर सीट पर आपको सुनाई देता है कि कोई ना कोई किसी को तो भी बैकस्टैप कर रहा है, और वो कांग्रेस का ही निकलता है कोई ना कोई। तो मतलब अगर बेटे को सीट नहीं मिला तो बेटा इंडिपेंडेंट लड़के बाप को हराने की कोशिश कर रहा है, या कुछ तो भी अंदर चल रहा है। अगर आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लीजिए, अमरिंदर, कैप्टन अमरिंदर का, उनकी वाइफ बीजेपी से एमपी है, वो खुद सॉरी कांग्रेस से एमपी है, और वो खुद अलायंस कर बैठे हैं मोदी जी के साथ। तो आप सोचिए कि हस्बैंड वाइफ में आप कैसे वो डायनामिक चलेगा, राइट? लाइक वाइफ कैंपेन करने आएगी तो किसके लिए करेगी? अपने पार्टी के लिए करेगी या फिर कैप्टन अमरिंदर के लिए? एक बात और पूछना था देखो, मेघनाथ और अश्विन आप दोनों पंजाब गए थे, तो ये राम रहीम वाले का सीन क्या चल रहा है यार? ये मतलब ओ डेरा। हाँ, तो अश्विन कुछ है इस पे ऐड करना? हाँ, मैं बोल दूं पहले तो। देखिए मेन है ना कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स अपने, वो और डेरा दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है पंजाब में खासकर। कांग्रेस वहां पे रूलिंग पार्टी है, एंटी इनकम्बेंसी भी उसके खिलाफ है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंट जो पार्टी को इस चुनाव में बढ़ा है वो उसकी खुद के कांग्रेस मैन ने ही पहुंचाया है। आप चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी ले लीजिए, बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे हम सीएम चन्नी के भाई से शुरुआत करें, चाहे प्रताप सिंह बाजवा जो राज्यसभा के एमपी हैं, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे बात करें, कांग्रेस के जो लोकसभा के एमपी जसबीर सिंह डिम्पा, उनसे बात कर लीजिए, वहां की कैबिनेट मिनिस्टर राणा गुरजीत, उनके बात कर लीजिए। सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को ही डेंट कर रहे हैं।
और जो इनकी आपसी कलह है उसकी वजह से चाहे आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, या लोगों में बहुत नाखुश हैं, लोग बोल रहे हैं कि ये खुद के ही झगड़ रहे हैं तो हमारे लिए क्या काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर इस बार जो उसको इलेक्शंस में लॉस होता है उसके लिए उसको पार्टी के अंदरूनी इंटरनल पॉलिटिक्स होगा, क्योंकि अंदरूनी ये इतना लड़ रहे हैं एक दूसरे से ही, पार्टी ऑपोजिशन से तो लड़ ही नहीं पा रही, आपस में लड़ रही है। तो सिद्धू कोई अंडा कवर तो नहीं गई? सिद्धू देखिए सिद्धू को लगे, लोगों ने कहा कि अंडा कवर तो नहीं आ गया कहीं ये बीजेपी का आदमी? लोगों ने कहा कि सिद्धू बहुत कांग्रेस जितना सोची थी कि सिद्धू आएगा तो लोग कब अपने तरफ आ जाएंगे, वोट आ जाएगा, अच्छा बोलता है तो लोग सुनेंगे कांग्रेस को, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ है। लोगों को कहना था कि सिद्धू जहां जहां प्रचार करने का वहां कांग्रेस को डेंट ही पहुंचा है, क्योंकि एक आदमी का कहना था कि देखिए ज्यादा बोलने वाला आदमी किसी को पसंद नहीं आता, तो सिद्धू के साथ वही है कि वो एक लिमिट के बाद इतना बोल देते हैं। ये बात तुम कैसे कह रहे हो, ज्यादा बोलने वाला पसंद नहीं आता? वो वहां पे मैं जब सुल्तानपुर नहीं, ये बात तुम कैसे कह सकते हो? मैं बताता हूँ। बसंत के एक्चुअली सुल्तानपुर साहिब लोगों से बात कर रहे थे, वहां लोकल दुकानदारों से, तो एक दुकानदार ने इंटरेस्टिंग बात बोली देखिए आपको एक लिमिट होती है कि आपको इतना सुन सकते हो किसी के खिलाफ, लेकिन वो ऐसे नेता है कि वो जो बोलते बोलते वो इतना बोल देते हैं जो पंजाबियत जो है, पंजाब के लोग जो तहजीब है उनकी, वो भी सूट नहीं करती है। तो सिद्धू साहब के साथ दिक्कत ये है कि वो इतना बोल देते हैं आगे होके कि वहां से फिर वापस आने का कोई चांस ही नहीं रहता है। तो एक वो बहुत एक डेंट जो कांग्रेस पार्टी को वो सिद्धू साहब ने बहुत दिया है। वैसे ये एक एक्चुअली हमने भी बहुत सुना, मतलब लोगों से जब बात करते तो सिद्धू और चन्नी के बीच में जो एक इंटरनल कुछ अफरा तफरी चल रही है उसके बारे में सबको पता है, सबको सबके थियोरीज है वहां पे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, इसकी सीट इसको दे दी, उसको ये कर दिया, फिर इसका ये ब्लॉक है, माझा ब्लॉक है, फिर ये है वो है वो। तो आप सीट बाय सीट अगर पंजाब में जाओगे तो पागल हो जाओगे मुझे लगता है। तो हम एक्चुअली यहाँ पे हमारा चर्चा खत्म करते हैं, रिकमेंडेशंस की तरफ बढ़ने से पहले कुछ दो छोटे अनाउंसमेंट्स है। एक तो अगर हमें लेटर लिखना होगा चर्चा के लिए या फिर आपने जो सुना उस पर कोई कमेंट देना होगा तो आप podcast@newslaundry.com पर जाकर लिख सकते हैं, या फिर www.newslaundry.com/podcast-letters पर जाकर आप हमें लेटर लिख सकते हैं। और दूसरी चीज, हमने एक ऑफर जारी किया है, ये एक सब्सक्रिप्शन चैलेंज है, फरवरी 28 तक चलेगा, ये महीने के एंड तक। अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को न्यूज लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कन्विंस करते हैं और फिर आप हमें subscription@newslaundry.com पर मेल करके थोड़ा उसके बारे में ब्रैग करते हैं कि हाँ मैंने आपके लिए इतने सब्सक्रिप्शंस लाए, तो हम आपको एक लिमिटेड एडिशन न्यूज लॉन्ड्री मर्च भेजेंगे। NL@10 आपको तो पता ही है, हमारे 10 साल हो गए तो एक बहुत नई लाइन आई है मर्चेंडाइज की, तो वो हम आपको बिल्कुल भेज देंगे। 10 लोगों को चुनेंगे हम जो सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शंस लेके आएंगे न्यूज लॉन्ड्री के लिए, क्योंकि आखिर अब हम तो प्रचार करते ही है न्यूज लॉन्ड्री का, हम तो सबको बोलते ही है कि सपोर्ट कीजिए हमें, लेकिन अब आप भी प्रचार करना शुरू कर दीजिए। आपको अगर हमारे काम पसंद है, हमारा रिपोर्टिंग पसंद है, मेरे कॉलीग्स अभी जो इतना आपको डिटेल्ड में बता रहे थे कि उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट्स किया वो पसंद आता है, तो जरूर आप एक तो सपोर्ट कीजिए और भी लोगों को सपोर्ट करने के लिए कन्विंस जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं रिकमेंडेशंस की तरफ। पहले शार्दुल, रिकमेंडेशन। जैसे प्रतीक ने और अश्विन ने बताया कि प्रचार में आम आदमी पार्टी ने और तृणमूल कांग्रेस ने गोवा में काफी खर्चा किया और उन्होंने अपनी हवा बनाने की कोशिश की, तो याद रखिए जो भी पैराशूट मीडिया हो या पैराशूट पॉलिटिक्स, वो कभी काम नहीं करती। विज्ञापन से जो चीज चलेगी वो आपके हितों की नहीं, अपने खुद के हितों की और विज्ञापन देने वालों की बात करेगी। इसलिए न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और पत्रकारिता को अपने दम पर चलाएं। पहली तो ये अपील। दूसरी मेरी रिकमेंडेशन है, प्रतीक की एक रिपोर्ट है, हमने चुनावों की बात करी लेकिन चुनावों से अलग पुणे से रिपोर्ट की थी थोड़े दिन पहले प्रतीक ने, गैंग्स ऑफ पिंपरी चिंचवड़ इलाके में किस तरह से कम उम्र के लड़के गैंग बना के जघन्य अपराधों को कर रहे हैं, उसे पढ़िए। दूसरा, हृदय की एक डॉक्यूमेंट्री है, न्यूज लॉन्ड्री के सहयोग के साथ उन्होंने बनाई, पानी के विषैले केमिकल जो पॉइजनिंग होती है पानी की, उसके ऊपर, वो देखिए। और तीसरा मेरा रिकमेंडेशन है, इंडियन एक्सप्रेस में
पैंडेमिक के दौरान मेंटल हेल्थ पर एक रिपोर्ट आई थी, वो मैं रिकमेंड करूंगा। वो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, उसे पढ़िए। ये 3 मेरे रिकमेंडेशन है। बसंत, रिकमेंडेशन? हाँ, जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी दिन दैनिक भास्कर का एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आई है, जो गुजरात से है और जिसका हेडलाइन है, सोशल मीडिया पे काफी दिख जाएगा, कि गुजरात में कोयला घोटाला, खदानों से निकला 60 लाख टन कोयला, अफसरों व्यापारियों ने रास्ते में गायब किया 6000 करोड़ की चपत। तो एक बहुत मतलब ये रिपोर्टर है, इनका नाम है चिंतन आर्य। तो ये काफी बेहतरीन रिपोर्ट है और किस तरीके से कोयला घोटाला हुआ है और डेटा के साथ, और काफी अच्छे से लिखा गया है। और अधिकारियों ने, गुजरात के अधिकारियों से इस पे जवाब मांगा गया तो उन्होंने नो कमेंट्स बोल दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है और हिंदी मीडिया से तो इन्वेस्टिगेशन एक तरीके से गायब हो गया है, तो ये इसको जरूर पढ़ें। और दूसरा ये है कि दिल्ली राइट्स का दूसरा साल आ गया और स्क्रॉल पे ऐश्वर्या अय्यर काफी बेहतरीन रिपोर्ट कर रही हैं। 2 रिपोर्ट तो हमने देखा, तो हम उसको यहाँ डाल देंगे लिंक में उनका, क्योंकि ऐश्वर्या दिल्ली राइट्स पे काफी अच्छी रिपोर्ट पहले जब वो प्रिंट में थी तब भी करती थी, तो उनकी रिपोर्ट आप दिल्ली राइट्स पे जरूर पढ़िएगा, वो आपको मिल जाएगा। अश्विन जी, सो मेघनाथ, मेरा 2 रिकमेंडेशन है। एक तो न्यूज लॉन्ड्री की बसंत कुमार की एक रिपोर्ट है कि जो उन्होंने बुंदेलखंड से की है, इसमें सीएम योगी के दावों की उन्होंने पड़ताल की। कैसे सीएम योगी ने कहा कि कोई भी किसान की मौत नहीं हुई है, और उन्होंने जाके वहां पे देखा, पता चला कि आत्महत्या किसानों ने की है, चाहे खाद की समस्या हो, चाहे बेसमय मौसम की वजह से जो फसलें बर्बाद हुई उसकी वजह से। तो एक वो रिपोर्ट पढ़िए, न्यूज लॉन्ड्री हिंदी पे आपको मिल जाएगी। दूसरा एक टीवी एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, ये काली काली आंखें। मैंने RWO में भी रेकमेंड किया था, यहाँ पे भी रेकमेंड कर रहा हूँ। काफी अच्छी सीरीज है, देखना चाहिए इसको। प्रतीक? मतलब मेरा रिकमेंडेशन है एक द क्विक करके एक वेब सीरीज है स्वीडिश, जो अमेजोन प्राइम पे है। काफी बेहतरीन, वो देखना चाहिए हम सबको। और उसमें मतलब बेसिकली कैसे बताया कि कैसे एक आदमी को सीरियल किलर बनाया जाता है, मतलब झूठे आरोपों में उसको सीरियल किलर के वो एक इसमें रहता है, मतलब असाइलम टाइप जगह रहता है, और कैसे एक जर्नलिस्ट ये साबित करता है कि इस बंदे को झूठा फंसाया है। तो काफी मतलब बहुत ये ट्रू स्टोरी है, स्वीडन में हुआ था ये, और इसको देखना चाहिए। तो स्वीडिश में है वो, पर सबटाइटल्स रहते ही हैं। काफी जबरदस्त है ये, मेरा रिकमेंडेशन ये है। मेरे रिकमेंडेशंस कुछ थोड़े से एक्चुअली आपने ही दे दिए हैं, लेकिन मैं अगर आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगा। सौरभ ललन टॉप का बहुत अच्छा काम कर रहा है वहां पे, एक चुनावी यात्रा में वो कुछ 1.5-2 घंटे की बातचीत करता है लोगों के साथ, कोई चौराहे पे बैठ के या कहीं पे। मैं वो रेकमेंड करूंगा। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें बाहर निकल के आती है जो आप सोच भी नहीं सकते, रैंडम बातों में। और दूसरा मैं रेकमेंड करूंगा हमने जो मेंशन किया, धर्म संसद वाला जो एक रिपोर्ट है, मैंने और मनीषा ने और परीक्षित ने किया वहां पे जाके हरिद्वार में, तो वो जरूर देखिए। और तीसरा रिकमेंडेशन है स्नोपियर्सर का नया सीजन आ गया है। मैंने पहले भी ये रिकमेंडेशन किया था, पर अब नया सीजन आ गया है, वो भी देखिए। थोड़ा सा उसका क्वालिटी कम हो गया है सीरीज का, पर फिर भी मैं देख रहा हूँ। और एक फाइनल रिकमेंडेशन, मैं, अतुल, मनीषा, परीक्षित और लिपि पांचों हम एक चुनावी यात्रा पर निकले हैं जिसका नाम है अनदर इलेक्शन शो। ये हमारा नया शो है। आपने देखा ही होगा, न्यूसेंस टिप्पणी और संसद वॉच अभी स्थगित कर दिया गया है क्योंकि हम पांचों लोग अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। तो वहां से आप जरूर रिपोर्ट्स देखिए। हम एक मॉर्निंग शो करते हैं जब भी हम कहीं जाते हैं, तो एक सुबह सुबह एक बैठ के एक एक्सपर्ट के साथ या लोगों के साथ बैठ के हम मुद्दों के बारे में और इलेक्शंस के बारे में बातें करते हैं। वो जरूर देखिए। काफी आपको एक लोकल न्यूआंसेस के बारे में पता चलेगा, और जो नेशनल मीडिया में जो काफी बातें नहीं होती वो चीजों के बारे में आपको काफी पता चलेगा और सीखने को भी मिलेगा। तो वो जरूर देखिए मॉर्निंग शो। और हमारा एक यूट्यूब पे सेपरेट प्लेलिस्ट भी है, तो हम एक डिस्क्रिप्शन में भी इंक्लूड कर देंगे, तो जरूर देखिए अनदर इलेक्शन शो। और चर्चा सुनने के लिए शुक्रिया। शार्दुल, कोई आखिरी कमेंट? एक छोटा सा, कि बहुत से लोग मुझसे भी और आप सबसे भी कहते होंगे कि उन्हें पॉलिटिक्स में, राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
पर आप जितनी भी ये वेब सीरीज और मूवीज देखते हैं, राजनीति में जो चल रहा है वो उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग है, रोचक है। जो आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, चाहे वो सीट के लिए लड़ाई हो, जैसे बताया एक सीट पे मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं, या अलग अलग पार्टियों के लिए हैं, तो फॉलो करिए, क्योंकि पॉलिटिक्स आपकी लाइफ की हर चीज को अफेक्ट करती है। जरूर फॉलो करिए न्यूज लॉन्ड्री का भी चुनावी कवरेज और बाकी भी। बिल्कुल। शुक्रिया अश्विन, शुक्रिया बसंत, शुक्रिया प्रतीक और शुक्रिया शार्दुल। शुक्रिया, बाय बाय। थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय बाय। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।